मानसिकता, आपका एटीट्यूड दो दौरा ऊपर ही होके जाएगा यहां से। ये 20 से 19 नहीं होगा, ये 20 से 21 ही होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यही एक मूवी चलती जबरदस्त, 3 घंटे निकल जाते, आप 20 से 19 हो सकते हो, 20 से 21 कभी नहीं हो सकते। ये मूवी थिएटर है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, आईपीएल मैच देखने से आप 20 से 19 हो सकते हो, 20 से 21 कभी नहीं होते। बिग बॉस के घर में क्या चलता है वो देखने से आप 20 से 19 हो सकते हो, 19 से 20 नहीं हो सकते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो या सावधान इंडिया हो, ये तो बड़ा डेंजरस है, ये 20 से 15 करता है ना। मतलब जो वाइफ सावधान इंडिया देखती है, जैसे ही हस्बैंड घर पे आता है वहीं से उसका डाउट स्टार्ट हो जाता है, कहां से आ रहे हो, कहां गए थे। नहीं, आजकल जमाना बहुत खराब है, भरोसा नहीं कर सकते। और ये लोग ही बताते हैं चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो फिर सोएंगे कब, है ना। और फिर बोलते हैं कि कहीं आपके आजू बाजू में तो ये नहीं हो रहा है, तो तुरंत टीवी देखते देखते हमारी तरफ देखते हैं, यानी आजू बाजू में मतलब यही कहीं हो रहा है। तो इतना नेगेटिव कूड़ा हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हम हो सकता है वाली चीजें भूल जाते हैं, लेकिन क्या पूरा हो सकता है वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। और जो सोचते हो ना वही लाइफ में होता है। अगर आपने ये सोचा कि बुरा होगा तो बुरा ही होगा, आपने सोचा अच्छा होगा तो, इसीलिए मंदिर जाना अच्छा है। भूत के वहां उसको मनाने मत जाओ, बड़ी डेंजरस चीज है ना। तो वो नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो मंदिर मस्जिद आपको ऊर्जा देती है, आप वहां जा सकते हो। लेकिन जहां आपको नेगेटिव ऊर्जा है, डर लगे, वो चीजें कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो सिर्फ मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, मेरी टीम में 50 से ज्यादा लोग लगभग 1 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, और लगभग 250-300 लोग महीने के 50,000 कमा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है उसमें 70% महिलाएं हाउस वाइफ। मैंने इस बिजनेस के थ्रू 3 कार खरीदी, जिसमें एक बाहर खड़ी है जैगुआर, और 3 कार के बाद सिर्फ मैंने नहीं खरीदी, मेरी टीम के अंदर 150 कारें खरीदी गई, 150। उसमें से एक जैगुआर भी है, एक ऑडी भी है, डाउनलाइन में जैगुआर है। ये अच्छा लगता है ना। मतलब मेरा हवाई जहाज नहीं आएगा तो चलेगा, आप सबकी मर्सिडीज आ जाएगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि खुशी का पैरामीटर भी एक लेवल पे आ जाता है, पैसे ज्यादा खुशी नहीं दे सकते। मैं वही गेहूं खाऊंगा 15 लाख में, जो 1 करोड़ का चेक बनेगा तो भी वही गेहूं खाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पता हो कि मार्केट में एक ऐसे गेहूं मिलते हैं जो गोल्ड सोने के कोटेड होते हैं, और अब 1 करोड़ आ जाए तो वही गेहूं खाना चालू कर दो। ऐसा तो है नहीं, वही खाऊंगा जो मैं आज खा रहा हूँ। तो 15 लाख के बाद की जो इनकम है वो मुझे इतनी खुशी नहीं देगी जितने आप लोग बोलोगे मेरी 5-5 लाख इनकम है तो मैं हो जाऊंगा। इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं तो हर कंपनियों को बोलता हूँ कि ऐसा ही प्लान बनाना चाहिए कि नीचे वाले को ज्यादा पैसे मिले, ऊपर वाला एक जगह पे जाके रुक जाए कि बेटा 15 के बाद तुझे जरूरत क्या है। हाँ ना, मतलब एक्चुअली तो ये होना चाहिए। वही पैसा जो है, मतलब एक को आप 75 लाख दो, इससे अच्छा है कि नीचे वाले को दे दो थोड़े बहुत, उसमें से 25 निकाल के, कई घर चल जाएंगे उसके। राइट, कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत भूख लगी है और आपने आलू पराठा मंगाए घर पे होटल से, अब 4 आलू पराठा आ गए, भूख इतनी लगी है कि पहला तो आप ऐसे खा रहे हो करके खा रहे हो, है ना। पहला जो क्वार्टर तोड़ के जो 4 हिस्से होते हैं ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, फिर 8वां, मतलब 2 पराठे खत्म हो गए। अब धीरे से पूछते हैं तुझे खाना है। बस पैसा ऐसी चीज है, वो एक लेवल के बाद जो है ना आपको ज्यादा खुशी नहीं दे सकती पेट भर जाने के बाद। तो अच्छा लगता है मुझे काम करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैंने अपने जीवन में अच्छी आदतें बना के नहीं रखी, तो बुरी आदत लगानी नहीं पड़ती, लग जाती है। अगर मैंने सुबह 5 बजे उठने की या 6 बजे उठने की आदत नहीं डाली, तो 9 बजे 8 बजे उठने की आदत डालने की जरूरत नहीं है, वो लग जाएगी ऑटोमेटिकली। और दैट्स व्हाई मैं फील्ड में हूं, क्योंकि हर इंसान को, हर एवरीबॉडी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सृष्टि को और बेहतर बनाना। हमारा घर वो नहीं है जहां हम रहते हैं स्क्वायर फुट वाला, हमारा घर ये सृष्टि है जहां आपको पानी मिलता है, सांसें मिलती है साफ सुथरी, है ना, ऑक्सीजन मिलता है। हमें उसको और बेटर बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो उस घर को बेटर बनाने के लिए काम करना है। पहले अपने घर का कर लो, बाद में, है ना। तो ऐसे बहुत जल्दबाजी मत करना, क्योंकि घर में अगर बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं हम अच्छी स्कूल की, तो फिर हमें बाकी की बातें करने का अधिकार नहीं है, ये भी याद रखिएगा। पहले हमारे
हमारे फैमिली को सेव कर दे, सिक्योर कर दे, और उसके बाद हम देश के लिए काम करें, फिर दुनिया के लिए काम करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारें जो 1.5 से आई ना स्कार्फ, उसमें 70% महिलाओं ने खरीदी, और ऐसी महिलाएं जिनको कार आती नहीं है उन्होंने 2-2 गाड़ियां खरीदी है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगता है ना? ओके, अब फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, सबको फॉरेन जाना अच्छा लगता है? ओके, मैंने भी बहुत अचीवमेंट की है ये 6.5 साल के अंदर। 2 बार मलेशिया, 2 बार दुबई, सिंगापुर, 2 बार बैंकॉक बताया, लंदन, टर्की, मॉस्को, रशिया, इतने कंट्री हम घूम के आए जितना मैं बोला। और मैं सिर्फ अपने परिवार को लेके नहीं गया, मेरी टीम से 1,500 लोग अभी तक फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। 1,500। मजा कब आता है पता है? आप लोग ऐसी बसेस में गए होंगे ना, हम उसको गुजरात में जान बोलते हैं, बारात में हम जाते हैं तो पता है ना, घर के खाने सब पैक करके बैठते हैं, बहुत लंबी बारात होती है, तो फिर आगे पीछे एक दूसरे को देने आते हैं कि तू रोटी खाएगा, तू सब्जी खाएगा, तू ये छुंदा खाना ये सब खाएगा, राइट, मच्छी, अरे भाई तुम मुझे एक काम कर, थोड़ा सा है ना, तो आगे पीछे घूमता रहता है कि नहीं खाना। क्या ऐसा कभी फ्लाइट में होता है? नहीं होता ना, मोदी करके फ्लाइट में होता है। ये एयर होस्टेस बीच में देखा करती है कि वो क्या रहा है, ये कहां से कहां जा रहा है सब खाना, है ना, क्योंकि सारे मोदी कैरियर से फ्लाइट भरी हुई होती है, सारे मोदी कैरियर से। मतलब हर ट्रिप में लगभग 400-500 लोग सिर्फ मेरी टीम से होते हैं। कंपनी के तो 3-3, 4-4 हजार होते हैं, लेकिन 500 लोग सिर्फ हमारी टीम से होते हैं, और वो एक ही फ्लाइट में बैठते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते? अगर यहाँ से लोग अचीव करेंगे, आप भी गए थे ना सर, मजा आया। तो फॉरेन ट्रिप देखो मजा क्यों आता है पता है? बिल्कुल फ्री में मिलता है। आपको पानी की बोतल भी नहीं खरीदनी वहां जाके, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट से आपको उठा लिया जाएगा और एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाएगा 4-5-6 दिन के बाद। तब तक का जितना भी सफर है वो आपको फ्री में है, होटल में रहना, खाना, फ्लाइट में आना जाना सब कुछ। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत आप कहाँ नहीं करते? कौन है जो यहाँ मेहनत नहीं करता? हाँ, अगर कुछ औरतें ये सोच रही कि हम लोग मेहनत नहीं करते, तो पुरुषों से ज्यादा 3 गुना काम करते हैं। ये वर्ल्ड लेबर रिसर्च बताता है। किसी भी घर में पहले उठने वाली महिला होती है, और किसी भी घर में आखिरी सोने वाली भी महिला होती है। तो आपके जितना काम तो कोई नहीं करता, सिर्फ उसकी पगार नक्की नहीं की गई ना, इसलिए उनको पता नहीं वो कितना काम करते हैं। मैंने ऐसे कई महिलाओं को इतना काम करते हुए देखा एक परिवार के अंदर, कि अगर वो बाहर की दुनिया में उतना काम कर ले तो कार लेके घूमे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बच्चे का नाम ऊपर लगा हुआ है, और उसके बापू को मैं छोड़ नहीं सकती करके बेचारी लगी रहती है सुबह से शाम तक। एनीवे, ये लाइफ है, काम हम सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसी दिशा में काम करें जिससे हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आए। तो फॉरेन ट्रिप्स में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है पता है? जब लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं तो मैं वहीं पहली सीट के पास ही खड़ा रहता हूँ और पूछता हूँ, जैसे भूपेंद्र भैया चढ़े, कि सर आप पहले कौन सी ट्रिप पे गए थे लाइफ में, ये आपकी कौन सी ट्रिप है? तो बोलिए भैया आप कहा, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैंने ऐसा 100 लोगों को पूछा तो 100 में से 90%, 100 में से 90 लोग का जवाब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी ट्रिप, मैं तो जिंदगी में पहली बार तो फ्लाइट में बैठ रहा हूं। और अगर इस कॉल में भी पूछा जाए तो अभी 90% लोग ऐसे होंगे जो अभी फ्लाइट में नहीं बैठे, है ना? बहुत मजा आता है भैया। अमीरों को बहुत अमीर बना लिया है, आओ मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं, ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप समझती है, मेरे 16 अलग एलपी है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, मतलब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। मुझे टाइटल के लिए 14 चाहिए, इस बार मेरा 18 क्वालिफाइड हो रहे हैं डायरेक्टर, ये मंथ, करंट मंथ 18 नेक्स्ट कैलेंडर। तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे काम करने की जरूरत, मैं घर से बाहर पाऊं नहीं भी निकालू ना, तो भी 14-15 पेटी तो आके अकाउंट में पड़ने ही वाली। इतना मैं श्योर हूं, इतना मेरा स्ट्रक्चर पावरफुल बन चुका है। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे मजा आता है आप लोगों के सामने आते हुए, मुझे मजा आता है जब आपकी जिंदगी चेंज होती है। मुझे ये भी पता है कि मैं सबको करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद वो सारे करोड़पति बनते हैं जिनको बनना है। अभी जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता है ना। लाइफ में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक 15 वोल्ट का बल्ब होता है और एक चिंगारी होता है।
लाइट दोनों में आती है, लेकिन चिंगारी को फूंक लो ना, आग लगा देगी, है ना। लेकिन ये 15 के वोट को आप कितना भी फूंक ले भाई, तो ये बोलेगा मैं ऐसा ही हूँ, चला दे, है ना। तो ये 15 के वोट वाले जो लोग हैं, परमपिता परमेश्वर उनको हेल्प करे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए दुनिया में सारी चीजें सबके लिए नहीं बनी होती, लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अगर बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ाई करनी पड़ती है, रट्टा मार के याद रखनी पड़ती है, टाइम आने पे लिखना पड़ता है, प्रॉम्प्ट इंटरव्यूज लिए जाते हैं जिसके अंदर आपको अच्छे से जवाब देना है, कॉमन सेंस यूज करते हुए, तब जाके आपको वो जगह मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकल कम है ना तो अकल वाले लोगों को लाओ और अकल वाले से मिलवा दो, फिर भी हमारा धंधा चल सकता है ना। मतलब एक बंदर था, बंदर जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था और एक लोमड़ी वहां से निकली, तो ऐसे ऐसे करके देख रहा था उसको। बोले ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं सोच रहा हूँ कि तेरी हड्डियां चूसूंगी, तेरी ये हिम्मत? तो बोले तू हिम्मत क्या, चल अभी आ यहाँ कोने में आ जा, अंदर आ जा। तो एक गुफा जैसा था, उसको बोले चल चल चल, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा। वो गई लोमड़ी और वो बाहर उसकी हड्डियां चूसता हुआ बंदर वापिस आया। थोड़ी देर के बाद वहां से एक कैमल निकला, उसके साथ भी यही हुआ, एलिफेंट निकला, हाथी निकला। बोले क्या देख रहा है, क्या ऐसे घूर के देख रहा है? बोले सोच रहा हूँ कि यार तेरा मांस खाने में मजा आएगा, तेरी ये उम्र साले। तो बोले हाँ तू चल चल यहाँ चल। उसको भी लेके गया और वो हाथी का मांस का टुकड़ा लेके आया। बड़ा अजीब सा चीजें हो रही थी। बाद में पता चला कि ये बंदर जो था वो एजेंट था और अंदर तो बब्बर शेर बैठे हुए थे। तो सबको पकड़ के वहां ले जाता था और सब कार्यक्रम करवा लेता था और अपना हिस्सा ले लेता था, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम किसी बड़े प्राणी को मार नहीं सकते तो हमारे पास बब्बर शेर बैठे होते हैं, तो आप उनके पास लेके जा सकते हो, राइट। तो डोंट वरी, इसमें ये जरूरी नहीं है कि मुझे क्या है, मुझे कन्विंस करना नहीं आता ना। ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता? मैं पूछता हूँ भैया तेरी शादी हो गई? तो बोले हाँ हो गई। ये कन्विंस करना नहीं आता, शादी कैसे होती है ये बताइए। मतलब वहां तो इतना झूठ फेंकता है। बेचारे पूछती है भैया तू सिगरेट पीता है? बोले हाँ ऑकेशनली कभी कभी पीता हूँ, रोज ठूठा मारता है। लेकिन वहां कन्विंस कर लिया, झूठ बोल के भी कन्विंस कर लिया कि तू एक बार अंदर आ जा फिर देखेंगे, है ना। मतलब किसी की बच्ची को कन्विंस करके घर लाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक कस्टमर को साबुन शैम्पू पेस्ट के लिए प्रॉब्लम होती है कन्विंस करने में। तो भैया झूठ नहीं बोलना है, सच्ची बोलना है। हमें करीना कपूर की तरह झूठ नहीं बोलना है, मेरे सौंदर्य का राज, मेरे कोरेपन का राज लक्ष्य, है ना। अरे भाई करीना के घर में अगर लक्ष्य मिल जाए ना, आपको 1.25 करोड़ रुपए मैं दूंगा, जाओ। नहीं मिल सकता क्योंकि झूठ बोलती है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पैसे के लिए वो चीजों को रेकमेंड करती है जो खुद यूज नहीं करती। यहाँ तो मेरे नाखून से लेके बाल भी अगर चेक किए जाए ना तो उसके अंदर मोदी का पॉजिटिव आएगा। में सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, आपको जो प्रोडक्ट सूट नहीं करती आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उसको नकार सकते हो सकता है कि 100 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ऐसी हो मोदी केयर की जो आपके बॉडी को, आपकी त्वचा को या कहीं भी आपको सूट ना करे। तो कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं कि वही यूज करनी है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको सूट करती है उसको आपको रेकमेंड भी करना चाहिए, उसको यूज भी करना चाहिए। कई लोगों को प्राइसिंग की प्रॉब्लम होती है। आज पेस्ट साबुन की अगर बात करें, नहाने का साबुन, एक ब्रांड है बहुत महंगी है, पता है आपको मार्केट में कौन सी है? डव, बहुत महंगी, सबसे महंगी 52 रुपीज है, 50-52 रुपया है, राइट। आप सोचिए भारत देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला साबुन डव है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे देश में महंगी चीजें नहीं बिकती? सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला 10 रुपए का साबुन होना चाहिए था अगर प्राइस के हिसाब से चलता था। और प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आदमी दोबारा तभी खरीदेगा जब उसकी बॉडी को सूट करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, हाँ है ना। प्रोडक्ट हाइजीन भी होना इंपॉर्टेंट है। कई बार रिजल्ट मिलता है लेकिन चीजें ऐसी यूज की गई है
जैसे आप फेस को ब्लीच करा दो तो व्हाइट हो जाएगा, लेकिन फिर खराबी तो होगी स्किन, क्योंकि आपने ब्लीच करवाया है, उसके साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो नहीं दिख रहा है व्हाइट हो गया, व्हाइट होने के बाद स्किन को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सस्ते महंगे वाले चक्कर में कभी मत आइएगा। क्वालिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और प्राइस उसी से बनता है। किसी को शौक नहीं है ज्यादा है कम पैसे लेने का, मजबूरन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग लागत ही उतनी बन जाती है जब वो क्वालिटी को प्रायोरिटी देता है। और जो क्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं देता वो सस्ता दे ही सकता है ना? तो एनीवे फॉरेन ट्रिप्स कर ली, कार आ गई टीम के अंदर और लाखों करोड़ों रुपए भी लोगों ने कमा लिए। बस बारी आपकी है कि अब आप कमाएं। मेरा आने का पर्पस ये है कि आपको भरोसा आए, और भरोसा आने से कुछ नहीं होगा। भरोसा आने के बाद आपको काम करना पड़ेगा, और काम तभी करना जब काम सीख जाओ। और सीखने के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग्स, यूट्यूब, बुक्स आपकी अप्लाइंग, और साथ साथ में फील्ड में जाना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीखते रहने से काम नहीं होगा। आज मैं कार ड्राइव करूं और आपको कार नहीं आती, आप समझ लीजिए आप 20 साल मेरी बाजू की सीट में बैठोगे, क्या आप कार चला लोगे? नहीं। 20 साल से आपने थियरिकल सीखा, आपको पता है कि स्टीयरिंग है, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये क्लच, ये गियर है, लेकिन जब आपको चलाना होगा तो उसी सीट पे आके बैठना पड़ेगा। अगर सीखना होगा तो सीखना थियरिकली इनफ नहीं होता। अगर होता तो, जैसे मैं अपनी लाइफ में पढ़ाई में तो फेल रहा हूं, मैं आपको बता दूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा एक्साइट हो जाए क्योंकि आपको बहुत बड़ा करना है, और जो नहीं है वो थोड़ा मजा आएगा आपको। मेरी 12वीं कक्षा में 4 ट्रायल है, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मुझे दुख होता है, ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरे पास बड़ी सोच नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। आपको लगता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो खैर मोदी के तो आप, क्योंकि मुझे यादव साहब ने बताया कि यहाँ सारी लीडरशिप है, सारे लोग मोदी केयर कर रहे हैं, वही लोग आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी डेमो नहीं देखा हो मोदी केयर का, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन। अच्छा, सबने देखा हुआ है? अच्छा, आपने नहीं देखा, ठीक है। इस मीटिंग के बाद सबसे पहले काम आप यही करना, जिसने आपको बुलाया है, पहले डेमोस्ट्रेशन देख लेना। क्योंकि जो प्रोडक्ट से हम कन्विंस ना हो ना, उसको हम बेचने के बारे में या उससे सपने पूरे करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पहले खुद कन्विंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद एग्री करता हूं कि प्रोडक्ट में दम है, मैं खुद यूज करने के लिए तैयार हूं, तभी लोगों को मैं इंस्पायर कर सकता हूं खरीदने के लिए, राइट? तो डेमोस्ट्रेशन मस्ट है। लेकिन कई लोगों की ये सोच होती है कि ये नसीब से होता है। होती कि नहीं होती? नसीब है ना। मैं आपको बताऊं नसीब कहाँ है। हम लाखों किलोमीटर घूमे फील्ड में, लेकिन हमारे पुर्जे सही है, वो नसीब है। क्योंकि ट्रक का पहिया सामने से निकल जाए ना, वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई पत्थर ऊपर से आके रोड पे आ जाए ना, उसमें मेरी टैलेंट नहीं चलती, वो ऊपर वाले के हाथ में है। नसीब वहां है जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है उसको आप नसीब नहीं बोल सकते। आया ना? मतलब 2 बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे और स्कूल में लेट हो गया, उनको पहुंचना था 12 बजे और 12 में 5 मिनट बाकी थी और अभी भी उनका रास्ता 15 मिनट का था। दोनों बच्चे जो है वो घबरा गए, क्या जब हमें पेनल्टी हो जाएगी, हमें बाहर खड़ा रख दिया जाएगा। तो एक बच्चा फास्ट जाते जाते भगवान को प्रेयर करता है, हे भगवान मुझे जल्दी जल्दी पहुंचा दे, हे भगवान मुझे जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा दे। और दूसरा बच्चा खड़े रह के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आज मेरे स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे जल्दी पहुंचा देना। तो कौन सा बच्चा पहुंचेगा? जो एक्शन के साथ प्रेयर कर रहा है वो पहुंचेगा। एक्शन के बिना कर रहा है उसको दुनिया का कोई भी नसीब सपोर्ट नहीं कर सकता। आप बात को समझिए। मोदी के या कोई भी प्रोफेशन, यानी कि आज ऐसे बहुत लोग बाहर रहे होंगे प्रतापगढ़ में जो बेचारे चाहते थे कि अल्पेश गज्जर की ट्रेनिंग है तो मुझे जरूर जाना है, और आज उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ा आ गया है और वो आ नहीं पाए। हो सकता है ऐसे 10 लोग हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे जिनको कल तक नहीं पता था कि मुझे इसमें आके बैठना है, इस ऑडिटोरियम में। अब इसको आप नसीब नहीं बोलोगे? यही नसीब है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना अगर एक पत्ता नहीं हिलता तो इतने किलो किलो के लोग यहाँ कैसे आ गए? ये भी तो नसीब है, ये भी तो नसीब है। तो ये नसीब है, अपॉर्चुनिटी मिलना नसीब है, अपॉर्चुनिटी को कैश करना उसमें आपको नसीब नहीं, आपकी मेहनत ही काम करती है, आपका आत्मविश्वास ही काम करता है। मैंने लगातार काम किया, मैंने रोज काम किया।
अगर मैं नौकरी में रोज काम कर सकता हूँ, अगर बिजनेस के अंदर मैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक दुकान खोल सकता हूँ, आया ना, अगर मैं महिला हूं तो रोज 3 टाइम खाना बना सकती हूँ और चाय बना सकती हूँ, तो मैं मोदी के 2 घंटे रोज क्यों नहीं कर सकता? ये बताइए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो रोज काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, वो माहौल में नहीं रहते। उनको लगता है कि ट्रेनिंग में जाके क्या करेंगे, मीटिंग में जाके क्या करना है, बार बार खड़ा ही होना है, तालियां ही तो बजानी है और क्या करना है। ऐसा नहीं होता। एक शब्द भी हर मीटिंग के अंदर ऐसा आता है किसी न किसी लीडर का, जो आपके दिल को छू के चला जाता है और आपके परिवर्तन में वो एक वर्ड बहुत इफेक्ट करता है। तो एक वर्ड के लिए आपको 3 घंटे भी ट्रेनिंग में बैठना पड़े तो बैठना चाहिए, क्योंकि 30 साल में वो वर्ड आया नहीं था। यहाँ कम से कम 3 घंटे में आएगा जो आपको बदल के रख देगा, आया ना। तो ट्रेनिंग मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ लेवल, लोग काम जरूर करते हैं लेकिन विदाउट आत्मविश्वास करते हैं, उनके अंदर खुद के अंदर भरोसा नहीं है। मतलब मैं ट्राई करता हूं, हो गया तो सेट हो जाएंगे, नहीं तो वो नौकरी तो है ही मेरी, हो जाएगा तो सेट हो जाएंगे, नहीं तो धंधा तो है ही मेरा, होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना जाता क्या है, मुड़ी तो डाली नहीं है, खड़े हो जाएंगे कि नहीं करना है, बात खत्म। कुछ लोग तो उस एटीट्यूड के साथ मोदी केयर करते हैं कि हम मोदी केयर के ऊपर जिंदा नहीं है। यादव साहब हमें कुछ बताइए मत, हम तो कल छोड़ देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। भैया तू छोड़ देगा तो जो कर रहे हैं उनको तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन तुझे दूसरा मोदी क्या नहीं मिलेगा, ये गारंटी, क्योंकि हमारी मुड़ी नहीं है ना। तो बिलीफ लेवल, मतलब बिलीफ लेवल इतना हाई होना चाहिए हमारा कि कहते हैं ना कि ऐसे ट्रेनिंग सेमिनार्स खत्म होते हैं ना, फिर भी बाहर जाते हैं कि कोई लोगों को मैं बात करते हुए देखता हूँ, हाँ अभी थोड़ा भरोसा आया है, चलो कुछ करते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा मतलब 70% भरोसा आ गया। अब आपने कभी ये सुना डॉक्टर के मुंह से कि भैया आपकी वाइफ 70% प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट या तो होगी या तो नहीं होगी, राइट। ये 70% क्या होता है भैया, तुझे या तो भरोसा है या तो नहीं है, दोनों में से एक तरफ रहे ना। और भरोसा है तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी आके बैठ जाए, फिर हमें चेंज नहीं होना है। आप देख लो ना, अभी मेरा अकाउंट खोल के देख लो, जहां जहां आपको भरोसा चाहिए, अरे मैं अल्पेश गजर आज यहां नहीं भी होता, आप दौड़ा आ जाओ मुझे मिलने के लिए कि मैं आपको मिलने आ रहा हूं, मुझे सारे कागज चेक करते हैं। जब मुझे भरोसा आ जाएगा, फिर मेरा पिता भी आएगा ना मुझे बदलने के लिए, तब भी मैं कंपनी नहीं बदलूंगा। ये बोलते हैं 100% भरोसा, ये बोलते हैं 100% भरोसा। कई बार क्या होता है पता है, लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को घुमाते रहते हैं, और ये बहुत बुरा है भैया, बहुत बुरा है। मतलब भगवान ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करते। मेरी और यादव साहब की अच्छी नहीं बन रही। यादव साहब बोलेंगे कि हम मोदी केयर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। मजा तो हमारे दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, आप समझे कि नहीं। उसकी अब सजा कौन भुगतेगा? सारे लोग कि नहीं हम तो यादव साहब को फॉलो करते हैं, तो उनके साथ ही। यहाँ पहले तो ये लीडर्स टू लीडरशिप का बिजनेस है, ये लीडर्स टू फॉलोअर का बिजनेस नहीं है। मुझे आपको वैसा नहीं बनाना है कि जो मैं बोलूं वो आप करें, मुझे आपको वैसा बनाना है जो मैं वो हूं वो आप बने। आप समझे कि नहीं? मेरे जैसा बनाने की बात हो रही है, मुझे फॉलो करने की बात नहीं हो रही है। मुझे राजस्थान में ही शायद सबसे ज्यादा पैर छुए जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सामने पैर छू लेता हूँ। मैं कहां पाप में गिरूं भैया? मुझे वो बड़ा नहीं बनना है, बस मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं है जो इंसान को जीतने के लिए चाहिए। पर जागो, उठो और उस दिशा में चलो। आप थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ी ठोकरें खानी पड़ेगी, लेकिन वही तो हमें मजबूत बनाती है, आया ना। तो बिलीव कैसा होना चाहिए पता है? जब भी किसी के घर में जाओ ना डेमो किट लेके, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होनी चाहिए। आपका हर गुर्दा, आंखें, दांत, किडनी, लीवर सब बोलना चाहिए मैं करोड़पति हूं। ऐसे ऐसे करके जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, उसकी ऊर्जा अलग होती है, सामने वाले को भरोसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपको भरोसा है, आपका ऑरा उसके पास पहुंच रहा है। आप ये बोलिए हमारी प्रोडक्ट भैया जबरदस्त है, मैं आपको गारंटी देता हूं, अच्छी नहीं लगे तो वापस कर देना, ये बात करना। और दूसरा, हमारे साबुन में 3 प्रकार हैं,
मॉइस्चर भी करता है, ड्यूराइज भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। और क्या है? अब ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करेगा? हैं? हम मिलके करोड़पति बनेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बोला पहले तू खुद को सपोर्ट कर बेटा, तुझे सपोर्ट की जरूरत है, तू पहले ठीक से तू सपोर्ट ले ले ताकि तू अच्छे से बोल पाए, राइट? तो ये ऊर्जा बिलीफ से आती है, आत्मविश्वास से आती है। अगर मुझे यहाँ इस स्टेज से झूठ बोलने के लिए बोला जाता, आपको क्या लगता है नरेंद्र ये एनर्जी होती? नॉट एट ऑल। पहले तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं अपनी जिंदगी में नहीं बोला। लेकिन अगर बोलने पे मजबूर भी किया जाए, पीछे मेरे बच्चे को रख दिया हो कि अब बोलना पड़ेगा, तब भी ये ऊर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगी जो मैं अभी मेरे अंदर है। क्योंकि मेरा आत्मविश्वास है कि मुझे पता है मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर आपकी जिंदगी बनेगी तो बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो आपकी मेहनत में खामी होगी, आपका एटीट्यूड में खामी होगी। अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि आप मोदी केयर में आए और आप बिना पैसे कमाए चले जाए। मुझे किसी ने पूछा था, सर मैंने सर्वे किया है कि सारी कंपनियों में 1% 2% लोग ही पैसा कमाते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही सुना है, सारी कंपनियों में 1% 2% ही सही तरह से मेहनत करते हैं। बाकी के लोग ट्रेनिंग है ना, मेरी टिकट निकालेगा तो मैं आऊंगा, तेरी गाड़ी में जगह है, देख मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है तो मैं आ नहीं पाऊंगा। अब ये आदमी कैसे करोड़पति बनेगा? अनकंडीशनल भैया, हम जनरल कोच में जाते थे, हम बसेस में जाते थे, आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता। आपको बस उतना ही पता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन पिछला कुछ भी नहीं पता आपको। और जब जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसको करना होता है वो किसी भी हाल में करके चला जाता है, और जिसको नहीं करना होता ना उसको कंधे पे बिठा के जाओ डेमो करने के लिए, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, है ना? अरे भैया ड्राइवर साहब जैगुआर का दरवाजा खोलो, हाँ जैगुआर, है ना? चलो चलो चलो, अच्छा आपकी डेमो किट मैं ले लेता हूँ, कुछ कोई टेंशन नहीं। फिर बोला आ गया घर, चलो यहाँ बैठ जाओ, अब फिर उठा के ले जाओ, डेमो करने आए हम लोग, हाँ बैठो। ये सारा नहीं करना है ना, 6 महीने के बाद बोलेगा मेरा पग दुखता है, उतार दो ना। नहीं करना है उसको। और जिसको करना है ना उसके पास कुछ भी नहीं होगा ना, नंगे पैर जाएगा वो डेमो करने के लिए। नागपुर में एक महिला थी, बोली कि सर मेरे हस्बैंड 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे थे, अभी उनका अचीवमेंट हुआ, पीडी हुए ना वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, 6 ने क्वालिफाइड किए। बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। हस्बैंड बोले मैं तो गाड़ी लेके ही डेमो करने जाता हूँ, गाड़ी नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। वाइफ बोली टीम मैंने बनाई है और मैं साइकिल ले लेके अनजान आदमी को खड़े रहते थी, मेरा डेमो देखो। दोनों में कितना फर्क था। और 20 साल के बाद शायद पहली बार इनको ऐसी सफलता मिली लाइफ में, देखो क्योंकि वाइफ इन्वॉल्व थी। भाई साहब तो अभी भी गाड़ी वाले ही। अच्छा, ऐसा नहीं होता भैया, मेरे पास आप मैं बता दूं, मैंने 6 करोड़ कमाए ना, उसके बाद मैंने जैगुआर खरीदी। मेरे पास कोई लग्जरी कार नहीं थी। इनको शायद और जैगुआर इसलिए नहीं खरीदी कि आप लोगों को 1500 रुपए देने, मोटिवेट करती, आप गाड़ी देके खुश हो जाओ, इसलिए खरीदी कि कहीं टूट जाए तो मैं जिंदा हूं। उनके फोन से ज्यादा तुम्हारा ही फोन है ना ये? मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए, इसलिए क्योंकि पैसा है तो सेफ्टी चाहिए। पैसा नहीं होता तो ऐसे 50 लाख करोड़ की हम सेफ्टी नहीं लगाते हैं अपने बॉडी पे, लेकिन लगा दी बिकॉज मेरा ये हक बनता है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए अच्छी कार के अंदर घूमूं। तो जहां भी जाता हूँ यही लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं है मीटिंग या मम्मी पापा को मिलने गया, कहीं घूमने गया, दोस्त को मिलने गया, तो मेरे पास यही गाड़ी होती है। ऐसा नहीं घर में सियाज पड़ी है तो क्या सियाज निकाल, उसकी एवरेज ज्यादा है। ऐसे पैसे बचा, पहली बात तो याद रखना लाइफ में कि पैसे बचा के आज तक मैंने किसी को अमीर होते हुए नहीं देखा, लेकिन पैसे कमा के पूरी दुनिया अमीर हो गई। तो हमारा फोकस बचाने में नहीं कमाने में होना चाहिए। मैं तो कई घरों में जाता हूँ ना डेमो करने, वो जीरो का बल्ब लगा दे जीते हैं लोग, रात को जीरो का बल्ब, जैसे अंदर घुसता हूँ तो लगता है बाहर में आ गया। मैं बोलता हूँ भाई साहब थोड़ी लाइट तो करो यार, तो बोला नहीं बस ये एक ही लाइट है। मैंने बोला ये मैं क्या कर सकता हूँ अभी के लिए, है ना? जो आदमी मतलब उजाले में देखो, उजाला पॉजिटिविटी देता है। अगर ये यही अंधारे हो जाए ना, आपको मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं लगी, आप समझे कि नहीं? उजाला पॉजिटिविटी देता है और वहां भी लोग पैसे बचाते हैं, जीरो का बल्ब। जब भी हम पैसे बहुत बचाते हैं ना, जरूरत से ज्यादा बचाना, थोड़ा बहुत ओके, वेस्ट मत करो, पैसे वेस्ट मत करो, लेकिन बचाने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी वो जरूरी है। जब मैं कभी भी अपनी लाइफ में ये बोलता हूं ना
कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं खरीदना या ये नहीं करना, या ये लाइट चल रही है मेरी, मैं अंधेरे में बैठता हूँ। तो पता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है, आप उसको उल्लू भी बना सकते हो। पैसा नहीं है ना, फिर भी मैं राजा हूँ बोलोगे आपको राजा बना दे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अच्छी पोजीशन होने के बावजूद भी सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। सेविंग का मतलब होता है मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मेरे पापा और मेरी हमेशा से बहस होती थी कि बेटा तू पैसे बचाता नहीं है, बचाता नहीं। मैंने बोला पापा इतना कमाऊंगा कि बचेंगे। अभी आज महीने के 4-5 लाख भी खर्च कर देते तो भी 10 पेटी तो बचती है। बचाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बचती है। आप समझो बात को, बचाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने स्तर को इतना ऊपर लेके आइए, और ये क्षमता आपके अंदर है। बोलना नहीं आता तो सीख जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। मामा काका भी तो नहीं आता था, वो भी तो सीखे ना। और छोटा बच्चा 1 साल का अगर सीख सकता है तो तू बड़ा बच्चा है, तो जल्दी सीख सकता है ना। तो चीजें, और कितना रट्टा मारना है। ये कोई आईपीएस आईएएस की एग्जाम नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी बुक आपको रट्टा मारना है। यहाँ दुख की बात यह है, सबके पास ब्रोचर्स होंगे, सबके पास कैटलॉग होंगे, लेकिन हराम में एक भी आदमी ने पूरी पढ़ी हो। 10-10 पन्ने, 20-20 पन्ने आते हैं, हम उसका भी रट्टा नहीं मारते। अरे रट्टा छोड़ो, एक बार भी नहीं पढ़ते, और फिर ग्रुप में मैसेज डालते हैं डायबिटीज वाले को क्या देना है। तो अंदर लिखा है, अंदर लिखा है, एक बार पढ़ लेना, है ना। हर बार वो टुचुक से डालते हैं, मुझे पता है इसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई कर ले भैया, अंदर लिखा है ग्रीन टी के अंदर कि भी आपको शुगर को कंट्रोल करता है। आपके जिंसिंग के अंदर लिखा है कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये लिखा हुआ है। और फिर भी लोग पूछते हैं ये शुगर बीपी में क्या दूं। मैंने बोला इधर आ, दूं तुझे क्या दूं। तो आप एटीट्यूड मैटर्स, सीखना तो पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दुख की बात यह है कि हम समझ लेते हैं अच्छा प्रोडक्ट खरीदनी है, लोगों को लाना है, पैसा आएगा। उनको इतना ही धंधा लगता है, प्रोडक्ट खरीदनी है, लोगों को जोड़ना है, पैसे आने लगेंगे। भैया ऐसा नहीं है धंधा। लोग आने से भी पैसे नहीं आएंगे। जब तक लोग सीखेंगे नहीं और सीखने के बाद काम नहीं करेंगे, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। और सीखना, मैंने तो आईटीआई किया है। आईटीआई जाते हो ना, आईआईटी मत समझना। मेरा एक दोस्त आईटीआई किया है, उसका नाम है रॉबिन, उसकी वाइफ आईआईटी है। आपने कभी ऐसा मेल देखा है? आईआईटी वाला आईटीआई वाला आईआईटी वाली लड़की लेके आया। तो मेरे से भी टैलेंटेड हो। हाँ, कन्विंसिंग पावर। तो एनीवे, आईआईटी सर्वोच्च पढ़ाई होती है, और आईटीआई एक कारीगर पैदा करता है, टेक्नीशियन पैदा करता है, वायरमैन, प्लम्बर। जब वायरमैन प्लम्बर के लिए गवर्नमेंट ने 2 साल का कोर्स रखा है, पता है ना आपको। प्लम्बर यानी जो हमारे घर में नल फिट करता है, और इलेक्ट्रिशियन यानी वायरमैन जो आपके घर में स्विच या बल्ब लगाने आता है बंदा, वो है वायरमैन। उसके लिए 2 साल का कोर्स है। तो मोदी के घर में 10-15 लाख कमाने के लिए कोई कोर्स ही नहीं होगा, फ्री में आ जाएगा। ये गलत बात है। हम लोग इसीलिए सीखने की चाहत से नहीं आते, पैसे कमाने की चाहत से आते हैं। और 1 महीना हुआ, 1 महीना हो गया, अभी एक लेडी का फोन आया मुझे बड़ौदा में। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि मैं जो आपको आज सिखा के जाऊंगा, आप लगातार 1 साल करते हो तो 50,000 बाय आता है, 50,000 कमाना बाय आता है। आप में क्या टैलेंट है नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप काम करने के लिए तैयार हो। आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, आप रोज काम करने चाहिए। और क्या करने चाहिए, मैं 4 चीजें आपको बता दूंगा, उतना ही करना है। तो सारे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जो फिर भी नहीं करते, पता है दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम ट्रेनर और आपके बीच में, मैं बड़े मोटिवेशन, बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको सिखा के जाता हूं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, और आप सारे लोग बोलते हैं अब यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, और 1 हफ्ते के बाद कुछ नहीं होता है। मैं जाते जाते खुश कि मैंने पूरा टून सब जबरदस्त सेट कर दिया, आप भी खुश कि अब तो बस जिंदगी बन जाएगी। और 10 दिन के बाद कोई भी डेमो किट लेके बाहर नहीं निकला है, क्योंकि मैं पहली बार थोड़ी आया हूं यहाँ। मैं तो तीसरी चौथी बार आया, हाँ, तो मैं पहली बार नहीं आया। मैंने बहुत बार कमिटमेंट ली है, यस करूंगा, और मुझे पता है कितने लोग कर रहे हैं।
जो कर रहे हैं उनके पैसे आ रहे हैं, पूछ लो। जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं आ रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मुझे एक लेडी का फोन आया कि सर आप अल्पेश सर बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ। आप ही बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ। सर 1 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है मेरा। मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है मतलब? सर मेरा कुछ चेक नहीं है। मैंने बोला कितना चेक है? बोले ये महीने 3000 रुपया है। तो सर आपने बोला था ना कि 1 साल में हो जाएगा। मैंने बोला मैंने तो 1 साल में बहुत कुछ करने के लिए भी बोला था, वो आपने किया? बोले हाँ सर, मैं रोज मोदी केयर करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने देखा घड़ी में 12:30 बजे थे, तो मैंने बोला आज का छोड़ देता हूँ, कल कितने डेमोन्स्ट्रेशन किए आपने? तो बोले सर हैं। मैंने बोला ठीक है, आपने लास्ट वीक में कितने डेमो किए? बोले सर हैं। मैंने बोला मैम आपने लास्ट महीने में कितने डेमो किए? नहीं 2 तो किए मैंने, 2 किए। मैंने बोला 2 घंटे का काम महीने में किया, यानी 12 महीने में 24 घंटे का काम किया, और महीने के 3000 ले रहे हो, वापिस करो। काम ही कहा किया? मैंने बोला नहीं सर मैं बड़ी पैशनेट हूं। मैंने बोला वो तो मैं जान गया, अगर आप पैशनेट नहीं होते मुझे कॉल नहीं करते। आप पैशनेट हो? सर मैं मोदी केयर करती हूँ। मैंने बोला कहाँ करते हो? बोले मैं खाना बनाते बनाते भी मोदी केयर करती हूँ। मैंने बोला वो कैसे होता है? बोले मनमा। मैंने बोला ठीक है, 10 लाख का चेक दिया, मन में जाओ, ये भी रखो। मनमा नहीं होता भैया, बाहर निकलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, लोग हंसते तो सामने खड़ा रहना पड़ता है कि कोई बात नहीं भैया, करके आऊंगा एक दिन, तुझे प्राउड होगा मेरे भाई को, है ना? ये मत बोलना तुझे करके दिखाऊंगा, तेरे घर के सामने गाड़ी आके खड़ी रखूंगा, ऐसा मत बोलना। मतलब किसी को हम देखो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी भी सफलता मत पाइए। सफल हो भी जाओ तो उन लोगों के पास कभी मत जाके शो ऑफ मत कीजिए कि देख करके दिखाया ना। वो जुड़ेगा लेकिन किसी और की लाइन में। इसलिए जो मोदी केयर करता है उसको भी प्यार करो और रिस्पेक्ट दो, और जो नहीं करता है ना उसको भी प्यार और रिस्पेक्ट। ये हमेशा ये बात याद रखना। हम तो अगर मोदी के कर रहा है मेरा 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 बच्चा मेरा बच्चा, और नहीं कर रहा ऐसे पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, क्योंकि आप वो मोदी के नहीं कर रहा है। अरे भाई नहीं करने से वो दुश्मन नहीं हो जाता, पूरी दुनिया नहीं कर रही है। 125 करोड़ में से अभी 1 करोड़ लोग भी नहीं कर रहे, तो क्या बाकी के 125 करोड़ खराब है? नहीं, वो भी अच्छे इंसान है, उनको समझ में नहीं आया, नहीं कर रहे, इट्स ओके। कोई दुश्मन नहीं बन जाता अगर वो आपकी टीम से निकल गया या वो काम नहीं कर रहा है तो, राइट? हाँ, उसको दुश्मनी निभाने तो वो उसका काम है। हर एक की अपनी फितरत होती है, लेकिन देखो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। इंसान बनना मतलब मैं मेरे बेटे को ये नहीं बोलता कि बेटा तू आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मेरा पहले दिन से ये बेटा अच्छा इंसान बनना बस बाकी सब मैं देख लूंगा। आप समझे कि नहीं? वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीइंग ए ह्यूमन हम अच्छे हैं तो दुनिया में वैसे भी कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन अच्छे नहीं है तो रास्ते जाते जाते भी 4 दुश्मन हम खड़े कर लेते हैं। ये तो गलत बात है, राइट? तो एनीवे, अब हम नसीब की बात कर रहे थे, मैं आपको नसीब पे ले जाता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ ना वो चारों दीवार मिट्टी की थी। हमारे घर को ओडी बोलते थे गाँव में। ओडी का मतलब झोपड़ी होती है। मेरे पापा ने उस ओडी का, उस झोपड़े का 50 साल किराया भरा। कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध दीवार गिर जाती थी। हम 2 टाइम खाते हैं, जिससे अंदर हमारी फुल थाली गुजराती की, आपको पता होगा, दाल चावल रोटी सब्जी होती है, राइट? उसमें से कभी भी ये चारों एक साथ नहीं बने मेरे घर में। या तो दाल चावल बनेगा या तो रोटी सब्जी बनेगी। और हफ्ते में 5 दिन 5 टाइम ऐसा होता था, हफ्ते में 14 टाइम खाना होता है, जिसमें 5 टाइम्स हमेशा ऐसा होता था कि सब्जी बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो गांव में बटर मिल्क छाछ फ्री में मिलती है, हम छाछ में रोटी डुबो के खा लिया करते थे या शुगर को लपेट के खा लिया करते थे। कभी घर में गेस्ट आते थे ना, मम्मा मुझे इशारा करती थी, मैं जाता था 10 रुपये उठा लेता था कि इंदा मासी 10 रुपये दो, चाय दूध खरीदता था। तब हमारे घर में गेस्ट के लिए चाय बनती थी, क्योंकि पहले के जमाने में फोन थी नहीं, हमारे पूरे गांव में फोन नहीं थे, और गेस्ट टपक जाते थे, आते नहीं थे। और उनके टपकने के बाद जो खुशी होती थी, वाह करके हम बैठते थे। अभी तो कोई आ गया तो बोले लगता है यार ये कब जाए। मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है लाइफ का। लेकिन हाँ, मैं मेरी कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए कि इंसान कहीं भी हो अपनी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कहां जाना है और इसके लिए वो कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कहानी से किसी को रोना नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं रोता था, मैं खुश था।
मैं तब भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ, क्योंकि मैं एक चीज में बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पैसे और खुशी को ज्यादा लेना देना नहीं। पैसा कंफर्ट देता है, पैसा मरते हुए इंसान को बचा सकता है हॉस्पिटल में, लेकिन पैसा खुशी दे सकता है, ये बात में मैं आज भी बिलीव नहीं करता। खुशी तो आपको अपने अंदर से ही ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड ही डिक्लेयर करेगा। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रहो वहां खुश रहो, और इसलिए मोदी के करो तो भी खुश रहोगे और नहीं करोगे तो भी खुशी रहोगे, है ना। लेकिन हाँ, बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छा फ्यूचर, कल बुढ़ापे में हमारा शरीर हमें साथ ना दे, तब हमें पैसों की जरूरत है, तो ये मोदी का जरूर सपोर्ट करेगा। कुछ चीजें ऐसी है, कहते हैं कि पैसे के बारे में बहुत गलत बोलने से पहले कुछ अकाउंट में पड़े होने चाहिए। मैंने पढ़े इसलिए बोल रहा हूँ बाकी जिसको जरूरत है डेफिनेटली उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही है, मैं ये भी समझता हूँ। तो एनीवे, उस वक्त स्कूल पापा ने मुझे इंग्लिश मीडियम में रखा। इंग्लिश मुझे आती नहीं थी, इंग्लिश ऑलमोस्ट मुझे आज भी नहीं आती। इससे क्या फर्क पड़ता है, लैंग्वेज है और तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ा क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश में थी। मुझे कुछ नहीं आता ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता है, गलत है। तब मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश सीखने से 15 लाख मिलते हैं, तो मैं तब भी सीख लेता। आज मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी लंदन जा रही है। वो ब्रिटिशर्स जो है ना, बुरी साले, उन लोगों को इतना मोटिवेट करना है ना, ऐसा इंग्लिश सीखूंगा मैं। आप समझिए कि जब इंग्लैंड स्टार्ट होगा ना, और तब जब मैं सेमिनार लूंगा, मैं उनकी भाषा में बात करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। और उसके लिए मुझे कोई साथ नहीं चाहिए, मैं 1, 2, 3 महीना रूम में बंद करके यही चालू कर दूंगा, टका बोलना। कितना टाइम लगता है, आप कितना इन्वॉल्वमेंट लेते हो, इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कल्पेश भैया आपने 6 साल में 7 करोड़ कैसे कमा लिए। मैंने बोला लोग जो 60 साल में काम करते हैं उतना मैंने 6 साल में ठोक दी। इसलिए तू तो टालता रहता है, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। कोई बोलता है सर कैंसिल हो गया, तो खुश होता है, कैंसिल हो गया। अब ऐसे आदमी को साला अपने आप को तरबोड़ कर दो, अंदर घुसा दो पूरा मोदी केयर के अंदर। अगर 1 सेकंड भी वेस्ट जा रही है ना, तो चलन यहाँ होनी चाहिए, यहाँ कि मेरी 1 सेकंड चली गई। लोगों को नहीं होती, लोगों को तो बस आज कैंसिल हो गया तो तुरंत दूसरा फोन वाइफ को लगाएगा, पिक्चर देखने जाना है, वो कैंसिल हो गया है, मजा आ गया उसको। आज काम नहीं करना है, काम को आप चाहते नहीं हो ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एनीवे, तो मेरी लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई। इंग्लिश में मैं पढ़ लिख नहीं पाया बिकॉज, और इसीलिए मुझे हर स्टैंडर्ड में ऊपर चढ़ाते गए। 10th में आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था, मैं पास हो गया, समझ गए ना। ओके, ये धंधा भी कॉपी करने का ही है। हमने सुनेगा मैं उनकी डेमो किट की कॉपी कर ली थी, उनकी भरोसे की कॉपी कर ली, तो हो गया हमारा काम। आप भी कॉपी करते रहिए। 11th और 12th, 11th में फिर ऊपर चढ़ाएगा, 12th में स्टूडेंट अच्छा लिखा आगे वाला। 2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार में क्लियर किया। मेरे पापा बोलते थे कि बेटा एक काम कर, तू 8 सब्जेक्ट एक साथ दे दे तो मार्कशीट एक रहेगी। मैंने बोला पापा ये तो कभी नहीं हो पाएगा एक साथ, तो 8 सब्जेक्ट क्लियर करना। आज मेरे पास पूरी फाइल है मार्कशीट मोटी। फिर मैंने आईटीआई किया उस दौरान। अब ये तालियां बजाने जैसा है नहीं भाई, माफ कीजिएगा, ये बड़ी डेंजरस चीज है, मुझे शर्म भी आती है। मैं मरने से पहले ग्रेजुएट होकर मरूंगा, ये पक्का है, ये पक्का है। मैं पैशनेट हूँ पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़े लिखे लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। आज भी कोई मुझे आके बोलते कि मैं एमबीए हूँ या ये हूँ, तो मैं बड़े अदब से पेश आता हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मैं सिक्योर लेता हूँ अपने आप को, ये मेरे से बड़ा है, फिर पढ़ा है वो। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अगर तेरी सोच छोटी है ना, तो प्रॉब्लम। मुझे इससे सख्त एनर्जी है। तो बड़ा सोचो, बड़ा। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए बैकग्राउंड, कास्ट, मर्द होना, औरत होना, गांव से हो, शहर से हो, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है, गरीब हो, अमीर हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी सफलता के लिए। जितनी सोच बड़ी होगी उतनी जीत भी बड़ी होगी। मतलब इंसान की एमआरपी उसकी पढ़ाई नहीं, बैकग्राउंड नहीं, कास्ट नहीं, मर्द औरत नहीं, गांव शहर नहीं, इंसान की एमआरपी समझते हो ना, मैक्सिमम रिटर्न प्राइस। हाईएस्ट वैल्यू क्या है किसी प्रोडक्ट की, उसको एमआरपी बोलते हैं। इंसान की एमआरपी उसकी सोच होती है। और अगर यहां गड़बड़ है तो सारी डिग्री होने के बाद भी वो फिर 15-20 हजार में टिके। और सबकी जरूरत है इस देश को, मैं आपको बता दूं। सारे लोग करोड़पति बन गए तो भी प्रॉब्लम है।
एक संत थे, किसी गांव गए और सभी लोगों को आशीर्वाद दिया कि बोलो 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 क्या चाहिए, बोले सबको करोड़पति बना दो। पूरा गांव, पूरा नगर करोड़पति बन गया। और संत जब 15-20 साल बाद वापिस आए तो बोले चल उस गांव में जाके आते हैं क्या हालत है लोगों की। तो एक आदमी आया जिसकी दाढ़ी इतनी थी, बाल इतने लंबे थे। बोले स्वामी स्वामी मैं कौन मैं? बोले मैं सरपंच इस गांव का, आपकी सेवा की थी, आप मेरे घर पे रुके थे। अच्छा अच्छा, तुझे पहचाना ही नहीं, तो ये क्या बना रखा है हाल? क्या करूं भाई साहब, सारे लोग करोड़पति हो गए, ना हकीम दवाई करता है ना नाई दाढ़ी बनाता है। सबके पास पैसा आ गया तो अपना रोल कोई नहीं निभा रहा है। सबका अपना रोल निभाने के लिए तो कोई चाहिए कि राइट, नहीं तो बाकी के काम मैं बोलूंगा मैं करोड़पति बन के घर में 12 नौकर रख लूंगा, 12 नौकर भी करोड़पति होंगे तो कौन नौकर बनेगा? मैं ही बनूंगा, फिर कपड़े मुझे ही धोने में। तो जो चीजें भगवान ने बनाई है बैलेंस से बनाई है, राइट। लेकिन हाँ, जिनकी मर्जी नहीं थी और यहां आ गए, उनको समझना चाहिए कि भगवान इशारा कर रहा है। लाखों लोग यहां आके बैठ सकते थे लेकिन नहीं बैठ पाए ना, क्योंकि भगवान ने बोला कि पहले इनकी किस्मत चेंज कर लो यार, बाद में दूसरों की करना। तो आपका नंबर आ गया, तो आप टेंशन मत लो, आप 12 आदमी रखोगे। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई की बात हुई, ITI किया, 1 साल जॉब की। 1 साल जॉब करने के बाद शॉर्ट में निपटा, नहीं तो बहुत लंबी लंबी कहानी है मेरी जॉब की भी। लेकिन 1 साल में मैंने 3 साल का काम किया था जॉब में। सुबह 6 बजे जाता था, रात को 12 बजे ऑफिस बंद करता था मैं। ऐसा कोई नौकर मिलेगा किसी को? सुबह 6 बजे जाना और रात को 11 बजे बंद करना। मेरी आखिरी बस नडियाद से वर्सोला मेरा गांव है, 6:45 बजे जाती थी। मतलब मुझे मिल रोड 4 किलोमीटर शहर के कॉर्नर पे जाके खड़ा रहना पड़ता था। और ट्रक भर के आती है ना, जो रेत, रात को रेत भरी हुई ट्रक आती है ना, रॉ मटेरियल जो बिल्डिंग का, उसमें मैं पीछे बैठ के जाता था। तब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, कीचड़ में पड़ के घर पे पहुंचता था, क्योंकि बस स्टैंड से गांव भी थोड़ा अंदर था, तो वो भी चल के जाना पड़ता था। फिर सुबह में उठना 5 बजे, फिर बस में बैठ जाना 5:30 बजे, फिर 6 बजे नडियाद उतर जाना, फिर नौकरी स्टार्ट कर देना। बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन जब मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी इतनी भी एरर नहीं आई, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं सफल हो गया। बिजनेस चालू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। किसी ने बोला था कि अल्पेश तुम्हें अच्छा आदमी है, पैसे चाहिए तो बोलना। मैंने ध्यान में रख लिया था, उसका कार्ड ले लिया। वो आदमी मुझे पहली बार मिला था, प्रांतिज, मतलब लगभग 150-200 किलोमीटर मेरे से दूर रहता था। वो मशीन रिपेयर कराने आया था। मैं टेक्नीशियन था, ITI किया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं PCO मशीन रिपेयर करता था। PCO मशीन जानते हो ना, जो STD PCO बूथ पे मशीनें आती थी। फिर मैंने वो उससे 75,000 रुपये मांगे, उसने दिए। मैंने 5 मशीन हैदराबाद से खरीदी और छोटी 21 साल की एज में मैं गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर बना। मेरी उम्र देख के वो MD बोल रहा था कि किस बच्चे को पकड़ के लेके आए हो। जब मैं उनकी कैबिन में एंटर हुआ तो पहले तो देखता ही रहा, पीछे देखता रहा। तो मैंने बोला क्या देखते हो? बोले पापा किधर है? मैंने बोला मैं ही हूँ, मैं एजेंसी लेने आया हूँ। तो वो रीजनल मैनेजर को उसने अपनी लैंग्वेज में, साउथ इंडियन में गाली दी कि किसको पकड़ के लेके आया है ना, छोटा बच्चा ये थोड़ी करेगा पूरा गुजरात। तो मैंने उनको बोला, तब मेरी हिंदी भी ठीक नहीं थी, कि आप मुझे टारगेट दे दीजिए, अगर 1 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ तो एजेंसी ले लेना वापिस। उसने मुझे 13 मशीन का टारगेट दिया। 20,000 की मशीन बिकती थी, 13 मशीन मुझे बेचनी 1 महीने के अंदर। पहले महीने मैंने 51 मशीनें बेची थी, 50। क्योंकि मैं झोंक देता हूं ना, मैं आउट ऑफ फोकस नहीं होता, मैं डाउट नहीं करता, मैं एक्शन के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता। मेरी एक मिनट को मैं न्याय देता हूं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, रिलैक्स थोड़ी देर बैठते हैं, बहुत काम कर लिया, क्या बैठते हैं। भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इतने पावरफुल डिजाइन किए गए हैं, आप जितना काम लेना है अपने बॉडी से ले सकते हो। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा कि एक आदमी इसलिए मर गया, बेचारा बहुत काम करता था? नहीं। तो फिर क्यों हम काम करने से डरते हैं? आराम करने से मर जाता है, 100 बीमारियां लग जाती है। अभी जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ ना, तो एक आदमी तो 200 किलो का ऐसे चलता है। तो मुझे लगता है कि यार अभी तुझे पता चला कि बॉडी कम होना चाहिए 200 के बाद। जब तू 60 पे था तब 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ, 110 हुआ, तब तुझे पता नहीं चला कि अब वापिस जाना चाहिए यहाँ से। अब 200 के बाद वो एकदम आ गया। मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम है कि जब डायबिटीज होता है तो बोलता है कि नहीं अब मॉर्निंग वॉक जाना ही पड़ेगा, डायबिटीज हुआ है। अरे तू पहले से मॉर्निंग वॉक जा, कभी डायबिटीज होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात कर? लेकिन पहले कौन जाए?
हो जाने के बाद जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए मोदी केयर में मैं इसलिए सफल हुआ कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। कहानी तो अभी आ रही है पूरी। मोदी केयर में मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में था, 1.5 करोड़ कर्जे में था। इसलिए मुझे कभी ये सोचनी है कि अपलाइन क्या बोलता है, डाउनलाइन क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, बस काम 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 और अपनी टीम, काम और अपनी टीम, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, किसी भी हाल में पैसा चाहिए। तो मुझे ये फील होता है कई बार कि बहुत सारे लोग मोदी केयर पैशनेटली इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं होना भी एक प्रॉब्लम ही है। और इसलिए लोग सोचते हैं मैं क्यों करूं। एक और बात मैंने कहीं से सुनी थी कि हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। हमारी अच्छी जिंदगी मतलब एक जो अच्छे घर से लोग आए, जिनके पास पैसा इनफ है जीने के लिए, वो बोलेंगे हम किस लिए करें, हम क्यों जाए ये सब। यानी कि क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि आपकी लाइफ अच्छी, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन क्या पता आपके घर में 4 मर्सिडीज पड़ी हो, उतना टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है और आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपकी अच्छी जिंदगी से आप सेटिस्फाइड हो, इसलिए आप बहुत अच्छी जिंदगी को खो रहे हो। हाँ ना। फिर मेरी जिंदगी आगे चली, बिजनेस बहुत अच्छा चला 15 साल में। और मुरली भैया ये जो है ना, हम कंपटीटर हुआ करते थे। ये बोलता था मैं नकली माल बेचता हूँ, मैं बोलता था ये नकली माल बेचता है। हम ऐसा करते थे, दोनों असली बेचते थे लेकिन बोलता ऐसे थे, एक दूसरे के कस्टमर तोड़ने के लिए। मतलब सोचिए ये है ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ एक दूसरे की टांग खींची जाती है। मैं नडियाद से बड़ौदा बिजनेस करने आया था। बड़ौदा में 15 व्यापारी थे, मुरली भैया और ये पुराने। और ये पुराने लोगों ने पूरी कार्टेल बना ली कि अल्पेश को वापिस बेचते। एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ ये 15। बापू वहां भी पीछे नहीं हटा, सबसे ज्यादा पैसे मैंने ही बनाए। मतलब मैं 100 बेचता था तो बाकी के सारे लोग 15 मिलके 100 बेचते थे। ये एवरेज था कॉइन फोन का उस वक्त बड़ौदा के अंदर। क्योंकि मैंने कभी हार मानी ही नहीं। प्रॉब्लम हुई, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिना प्रॉब्लम हो गई चीजें। हर्डल्स आए, देखो हर्डल्स प्रॉब्लम आपको रुकावट खड़ी कर सकते हैं लेकिन आपको रोक नहीं सकते। आपको रोक सिर्फ आ नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं चाहते हो। आज वही मुरली भैया के लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान इसको 5 लाख का चेक दे दे प्लीज। यही मुरली भैया के लिए। मुरली भैया कितना चेक है आपका? 2 लाख रुपया महीना है अभी। और परिवार की इनकम गिने तो 3 लाख। क्योंकि उनका भाई भी 1.25 लाख ले रहा है नीचे, तपन दे रहा। और वो भाई अगर मैं यहाँ लाके खड़ा कर दूं, आप उसको देख के मोटिवेट हो जाओगे। कुछ नहीं बोलता। वो बंदर वाला काम करता है। ये बब्बर सिंह है उसका, पकड़ पकड़ के यहाँ आगे छोड़ देता है। और उसका क्लास महीने का 1,30,000, 1,25,000। हाँ 1,50,000। मतलब जिसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे साल के इतने पैसे आ सकते हैं, वो ऐसा बच्चा है। वो राजस्थान से ही ये लोग काकरोली के आसपास के। आप सोचिए, तो आप ये मत सोचिए कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आपको अधिकार ही नहीं है क्योंकि आप थोड़ी करने वाले हो, वो तो जो कल आने वाले वो करने वाले हैं, है ना। आपको थोड़ी करना है। मुझे थोड़ी पता था आप लोग मेरी टीम में आओगे। बताइए, मोदी केयर से पहले इस हॉल में मैं कितने लोगों को जानता था? तो एक ही आदमी हाथ ऊपर करेगा खाली। मोदी केयर से पहले एक, मतलब अगर मैं सोचता कि ये मुझे करोड़पति बनाएगा तो ये क्या कर रहे हैं। आप जो जानते हो वो आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे, आप जो नहीं जानते हो वो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। और अभी देख लीजिए, मुझे अभी जो जान रहा है वो ज्यादा वॉल्यूम दे रहा है या नहीं जान रहे वो ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, तो आप समझ जाइए ना बात को। तो अभी आप अपना दिमाग मत लगाइए, इसको लाऊंगा ये करेगा, उसको लाऊंगा, अरे वो नहीं करेगा। आपकी काम वाली भाई जिसके घर काम करने जाती है ना, वो मैडम को लेके आएगा और वो 1 करोड़ बीवी करेगा आपकी टीम में, क्योंकि वो आपके घर में भी काम करती है, उनके घर में भी काम करती है। हो सकता है उस लेडी का हस्बैंड अल्पेश गज्जर हो, उठा के लेके आए मीटिंग में, आपका काम हो गया। तो ये सोचना बंद करो, ये दिमाग को स्ट्रेस मत दो, बस काम करो, काम करो। डिजाइन मत बनाओ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। डिजाइन ही मारती है आदमी को, राइट। एनीवे, वहां से 15 साल मैंने टेलीकॉम का बिजनेस चलाया। मुरली भैया को पता है, मैंने उसमें 3 ऑफिस खरीदे, घर खरीदा, बड़ौदा के अंदर घर खरीदा, अच्छी बात है। कार खरीदी, मैंने शादी की और
लगभग 10-15 लाख का गोल्ड भी खरीदा मैंने वाइफ के लिए, और तब गोल्ड का रेट कितना था, 6-7 हजार रुपया, तब मैंने खरीदा था। सब कुछ सही जा रहा था लाइफ में, एक हर्डल्स आ गई और मुझे तब पता चला, दो बातें सीखी मैंने उस वक्त। नंबर 1, कि एक इनकम के ऊपर इंसान को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसमें पंचर कभी भी लग सकता है, तब आप गिर जाते हो। मतलब आज भी मेरी मोदी के अलावा भी मेरे पैसे कहीं इन्वेस्ट होते हैं, मुझे इनकम आती है। मेरा एक और मेडिकल इक्विपमेंट में मैं किराए पे देता हूँ, सिप्ला, सन फार्मा, एलएमबी, ये सारी कंपनियां मेरे कस्टमर हैं, मुझे उससे भी पैसे आते हैं। अब पैसा आ रहा है तो कहीं तो डालूंगा ना। मैं मरते दम तक मोदी केयर में ही काम करूंगा, मेरा पैसा कहीं भी काम करेगा। लेकिन मैं अगर, जहां तक बात है, क्योंकि इसलिए नहीं मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे मजा आता है। मैं अगर एक एनजीओ खोल दूंगा ना, तब भी मैं लोगों की इतनी सेवाएं नहीं कर सकता जितना मैं स्टेज से आप लोगों को, आपको जो दे पा रहा हूँ वो कभी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मैं एनजीओ खोल के एक ऑटो रिक्शा लाके दूंगा, एक सिलाई का मशीन लाके दूंगा, उससे आदमी सपने थोड़ी पूरे करेंगे, अपने बच्चों को एमबीबीएस थोड़ी बनाएंगे। लेकिन मोदी केयर का एक लीडर अपने बच्चे को नहीं, 10 बच्चों का एमबीबीएस बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई मुझे ये देना, एनजीओ की जगह ये देना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो एनीवे, फिर 15 साल के बाद मुझे दो बातें, दूसरी ये पता चली कि मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब मैं रोज 300-400 किलोमीटर बजाज सुपर स्कूटर और CD 100 होंडा बाइक चलाता था। फिर कार आ गई, फिर एसी ऑफिस आ गई, फिर मैं पानी का ग्लास भी डोरबेल बजा के मंगवाता था, और मैं पानी का ग्लास के लिए भी अपनी चेयर से खड़ा। ये जो हमारे ड्राइवर साहब मेरे साथ आए हैं, ये बच्चा चड्डी पहन के मेरे था, तब से मेरे साथ है। मतलब वो मेरी जब टेलीकॉम का बिजनेस चलता था तब भी ये लोग मेरे साथ थे। अभी वो यंग है, लेकिन सब तो 15, 16, 17 साल का था, अंडर 18 में था वो जॉब के ऊपर। तो आप सोचिए, बिजनेस सैचुरेट हो गया, मोबाइल आ गए तो मुझे धंधा बंद करना नहीं पड़ा, बंद हो गया। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे, मेरे दादा की दुकान है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे दादा के 500 कस्टमर सेट है। प्रतापगढ़ में बिग बाजार नहीं है ना, डीमार्ट भी नहीं है ना। भैया जिस दिन डीमार्ट और बिग बाजार आ गया ना, तो तेरे दादा की नहीं, 7 किलोमीटर में जितने भी दादा है शट, उनको बंद होना निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता, चाहे तेरी दुकान 1 करोड़ की वैल्यू की है या 1.5 करोड़ की, वो चलने वाली नहीं, धंधा बदलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को? तो आपको प्रिपेयर रहना है चेंजेस से, कोई भी चेंज आ सकता है। इसीलिए एक सोर्स ज्यादा हो तो अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूं दुकान आज बंद कर दो, दुकान चलाओ, लेकिन कल नहीं चली तो उसका आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, काम करना एक आदत होती है और काम नहीं करना भी आदत ही होती है। और अल्पेश गज्जर काम नहीं करने की आदत में आ चुका है, और दैट्स व्हाई मैंने 1-2 नए बिजनेस करने के ट्राई किए। मेरे पास 28-30 लाख कैपिटल थी, तो सिक्योरिटी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, टीसीओ मशीन में से मैंने वो कुछ और करना चाहा जो आने वाले जमाने में बहुत चलेगा। लेकिन मुझे खुद फील्ड में जाना था, और मैं फील्ड में जाने के लिए तैयार, मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता था, लोगों को कन्विंस करना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर लास्ट में ये हुआ कि मैंने शेयर मार्केट को चुना। शेयर बाजार जानते हो आप लोग, है ना? शेयर बाजार रेट वो जुआ है, वाइट का, यही समझ लीजिए। गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेती है, बाकी जुआ है। देश खड्डे में जाएगा करके आप पैसे लगा सकते हो, सेंसेक्स या निफ्टी के ऊपर, और देश ऊपर आएगा करके भी आप पैसे लगा सकते हो। आप कॉल पुट ले रहे हो, मतलब देश खड्डे में जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी हमारे देश का पैरामीटर है, हमारी इकोनॉमी का पैरामीटर है कि देश कितना समृद्ध है, उससे पता चलता है। तो मैंने उसमें पैसे लगाने स्टार्ट किए। मैं काफी आक्रामक हूँ, और शॉर्ट में बता दूं, 1 साल के अंदर मेरी 28 लाख की कैपिटल चली गई, 44 लाख बैंक की सीसी थी, वो भी चली गई, और मैंने 1 करोड़ का लगभग लोन लिया। मेरी बैलेंस शीट तगड़ी थी, मुझे लोन मिलते रहे, और जब तक चेक बाउंस होना स्टार्ट नहीं हुए मैं लोन लेता रहा। मैं करप्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी अगर बेचता हूँ तो 50-60 लाख की वैल्यू थी तब, 2009-10 की बात है, 8-9 की, आज से 10 साल पहले की बात है। और मेरा कर्जा 1.5 करोड़ का था, और प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वगैरह वगैरह में मॉर्गेज पड़ी हुई थी, ऑफिस, दुकान, सब कुछ। तो उसको मैं बेच भी नहीं सकता ये हालत। और इवन दो स्टेट बैंक ने एक बार न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दी थी उसको बेचने के लिए, पैसे वसूल करने के लिए। मेरी ये नौबत आई थी, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट सब कुछ फेस कर चुका हूँ। 14 बैंकें थी, इंडिया बुल्स केस किया था उसने गुड़गांव में, एक ने गोरेगांव में, मुंबई, दिल्ली, और कोटक ने किया था चेन्नई में।
मतलब मैं सिर्फ डेट भरता ना तो भी मेरी लाइफ निकल जाती। लेकिन तब मेरे हाथ में एक बुक आई थी और एक सीडी आई थी, मूवी सीक्रेट करके, और उसमें लिखा था आपकी जिंदगी में आप जो चाहते हो ना उसी के विचार करो और उसी को फोकस करो। तो मैं कर्जा नहीं चाहता था, मैंने वो सोचना बंद कर दिया। मैं समृद्धि चाहता था, मैंने वो पैसे कहां से आएंगे उस चीज के ऊपर फोकस किया, उसी के ऊपर काम किया। मैंने जैसे ही सोचना बंद किया सब अपने आप ठीक होने लगा। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पैसे कमाने का, मैं गोल्ड बेच के घर चला रहा था। ये परिस्थिति थी। मेरा कलेक्शन आ जाता था पीसीओ मशीन रिपेयरिंग का, क्योंकि नए तो नहीं बिक रहे थे लेकिन पुराने रिपेयर होके कुछ कॉल्स आते थे तो 30-40 हजार रुपया उससे मिलता था। उस वक्त मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला, मुझे विश्वास नहीं था। मैं ऐसी मीटिंग में कोई मुझे 2 लाख रुपया देगा तो भी नहीं जाऊंगा। मैं तो इतनी नफरत करता था, मुझे ये लगता था कि इसमें किसी को जोड़ना और उसको बोलना कि अब तू बिजनेस कर, इसकी मुझे जो भाषा क्या समझ में आती थी पता है? भैया मैंने आपको लूटा, ये आपका लाइसेंस नंबर, एमसीए नंबर, एंड यू आर नाउ ऑथोराइज्ड टू लूटिंग एवरीबॉडी। अब तो पूरी दुनिया को लूट सकता है ये लाइसेंस लेके। मैं ऐसा समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा बिजनेस है। मुझे नहीं पता था, हाँ मुझे नहीं पता था कि ये इको कम कर दो थोड़ा, ये तो फिर गाना गाने लगूंगा मैं तो दीवाना दीवाना दी, ऐसा मूड आ जाता है ना इको में। तो एनीवे आप हाँ कहाँ पे थे हम लोग? पीछे में से रिपेयरिंग के कुछ कैश आ रही थी मेरे पास उस राइट उस परिस्थिति में। देखो आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने पूछा कहाँ हो तो किसी ने नहीं बताया, मुझे ही पकड़ के आना पड़ा फिर, हर किसी ने बोला पीछे। तो रिपेयरिंग का पैसा आ रहा था और एक आदमी मुझे बॉम्बे लेके गया, मेरा एक दोस्त था, और वो टाई पहन के आता था, मैं उसकी टाई निकाल देता था क्योंकि मेंबर बनाने वाला काम करता था। मैं उसको ऑफिस था मेरा काफी क्लोज फ्रेंड, तो मैं उसको बोलता था मनीष तू जब भी आए ना तो टाई निकाल के आना प्लीज, क्योंकि मुझे डर लगता है मेंबर बनाने वालों से। उसने मुझे बोला कि अल्पेश तू कर्जे में इतने प्रॉब्लम में, मेरे ऐसे दोस्त है जो करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं, शायद वो तुझे हेल्प कर दे। तो मुझे लालच आ गई, चलो मिलते हैं। उसने सेम जैसे आज आपको मुझे मिलवाया गया वैसे एक लीडर को अपने अपलाइन को मिलवाया जिसकी इनकम 1.5-2 करोड़ थी। लेकिन एक बात उसमें गजब की थी, वो 60 साल की उम्र के थे, वो मुंह में पान चबा रहे थे। होटल में आए थे, बोले अल्पेश मेरी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम करीबन 2 करोड़ है। ऐसी बातें किसी को सच लगेगी? नहीं। मुझे भी नहीं लगी, लेकिन मेरे और आप में साथ फर्क इतना है कि मैंने बोला मुझे इनकम के प्रूफ चाहिए, अभी दिखाओ। उसने वो दिखाना स्टार्ट किया मुझे और अपने ड्राइवर को कॉल किया, BMW लेके आए कार में, और फिर वो आई उसकी बैग है, क्यों भैया ऐसा क्यों रहा है? और मेरी आवाज अच्छा हो गया। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, TDS सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। मैं सीधा लेके मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, बॉम्बे से बड़ौदा वापिस। मेरे सीए को दिखाया, मेरे सीए ने बोला अल्पेश ये सच है इनकम। अब सोचो, मेरे सीए ने जाते जाते क्या पूछा पता है? अल्पेश मुझे भी पता ना ये क्या है। मैं बताने नहीं गया, लेकिन वो भी इतना इंप्रेस हुए थे कि 2 करोड़ व्हाइट में एक साल में आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है किसी लाइन में। फिर मैंने सोचा, तब मैं अमेरिका जाना चाहता था, दोस्तों ने बोला था कि हम 25 लाख देते हैं तू कोई धंधा कर। तब मैंने उनको सवाल किया था कि आप 25 लाख के बाद आप गारंटी दे सकते हो 1.5 करोड़ आएंगे? तो 3 तो रो रहे थे मेरे फ्रेंड में कि मैंने तो अभी 25 डाले वापस नहीं आ रहे। एक्चुअली ये परिस्थिति थी, यानी कि जब मैंने बोला मुझे शॉर्ट चाहिए, मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन मुझे बस वहां पता होना चाहिए कि यहाँ से पैसे पक्का निकलेंगे। अब जब मैंने देखा कि ये अंकल कमा रहे हैं तो मैं कमा सकता हूँ, मैंने उस कंपनी के साथ एसोसिएशन स्टार्ट किया। जुड़ते समय ध्यान रखा मैं किसी को नुकसान ना करूं। ऐसी कंपनी आती है ना, 10,000 भरो, हर महीने 4,000 आएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे 3 महीने के बाद। तो मुझे वैसी कंपनी नहीं चाहिए थी, मुझे प्रोडक्ट बेस्ड और जेन्युइन कंपनी चाहिए थी। मैंने देखा उसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। मैंने उस कंपनी में 3 साल काम किया। आपको पता है जो लोग पहले जुड़ते हैं ना, मतलब मोदी कह रहे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, उस कंपनी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे कॉल करना नहीं आता था, लोगों को कन्विंस करना नहीं आता था। लोग जैसे मैं भागता था, मैं लोगों को टाइम निकाल देता था, लोग भी तो मेरी टाइम निकालेंगे। सेम मेरे साथ भी तो होगा, अगर मुझे नफरत थी तो लोगों को भी नफरत थी। लेकिन मुझे ये समझ में कभी नहीं आया कि मुझे नफरत क्यों थी।
मैंने क्यों कभी इसको माइंड ओपन करके देखा नहीं मेरी लाइफ के अंदर, उसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन एनीवे आज भी हमारे देश में 125 करोड़ में से जो 100 करोड़ नेगेटिव है ना, उनको पता ही नहीं है वो नेगेटिव क्यों है। 25 करोड़ को पता है क्योंकि उनके जेब से पैसे गए हैं, इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन कुछ लोग तो कभी ऐसी कोई कंपनी में काम ही नहीं किया, फिर बोलते नहीं ये सब बकवास है। बकवास क्या बकवास है? बिना देखे बकवास है। हाँ बकवास कंपनियां हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन सारी कंपनियां बकवास नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बकवास नहीं है, राइट। जेन्युइन कंपनियां बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। एक हमारी टीम में चेतन ठक्कर करके लड़का था, आप तो जानते हो बोलिए, वो 80 लोगों को लाया। जो मैं जिनको जानता था वो जुड़ जाते थे। क्यों जुड़ते थे? वो अल्पेश गजर को जानते थे, इसके वहां 25 आदमी काम करते हैं और ये लेके आया तो कुछ तो होगा करके वो पैसे दे देते थे, लेकिन वो भी काम नहीं करते थे। लेकिन जो मुझे किसी को मिला रहा है और इसको मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं वो तो मुझे जानता नहीं है। ऐसा मैंने पहले 80 लोगों को प्रेजेंटेशन किया और 80 में से कितने लोग जुड़े होंगे? मां कसम खा के बोल रहा हूं, एक भी नहीं। और यहाँ तो 8 को फोन करते, बोले मुझे नहीं लगता मेरे से होगा, हमारे प्रतापगढ़ में तो नहीं चलेगा। 8 लोगों को कॉल करके डिसाइड करते हैं। मैंने 80 की तो पहले ना सुन ली, मैं इतना डिमोरलाइज हुआ कि साला मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो मुझे एक अपलाइन मिली, उसने मुझे बोला कि अल्पेश एक काम कर, लिखना आता है? मैंने बोला आता है। बोला तू पेपर की चिट्ठियां बना ले, चिट्ठियां छोटी छोटी चिट्ठी है ना, कागज के टुकड़े बना ले, हर टुकड़े के अंदर नो लिख दे, नो, और ऐसे 5000 टुकड़े बना ले। और तेरी बैग कहाँ है? तो बोले, मैंने बोला ये, बोले इसके अंदर डाल। जब भी आज के बाद तुझे कोई मना करे ना नो, तो एक चिट्ठी निकाल के फेंक देना। जब तेरी ये चिट्ठियां खत्म हो जाएगी, तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। और कसम खा के बोलता हूं, अभी वो चिट्ठियां खत्म नहीं हुई, मैंने गिनना ही बंद कर। अकाउंट में टोटल अब तक जो है मेरी लाइफ के अंदर 8.5 करोड़ आ चुके हैं ये 10 साल, जिसमें मोदी करके 7 करोड़। आप भी चिट्ठियां बना लेना, है ना। ये एक अच्छी, मतलब मुझे अच्छी सलाह लगी। जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं उनको डर नहीं लगेगा। दूसरा, अच्छा आपको जल्दी करोड़ कमाना है तो 5000 चिट्ठियां जल्दी खत्म करो, तो जल्दी आ जाएंगे। आपको चिट्ठियां खत्म करने से मतलब है ना आ जाए खुश हो जाओ। पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्समैन था सेल्स बेडकर, वो इंश्योरेंस का बादशाह था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में पहली बार इंश्योरेंस की नौकरी लगी ना, तो वो नौकरी छोड़ने गया क्योंकि उसको पूरे महीने में एक भी इंश्योरेंस नहीं दिखा। उसने बोला सर मैं ये काम बेचने का काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बॉस ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है? बोले लोग मना करते हैं। ठीक है, तू रोज 15 लोगों की मना सुन के आएगा मेरे पास, तुझे इतना ही डायलॉग मारना है मैं जितना बोलूं, उसके बाद 15 के 15 लोग मना कर दे, तू आ जाना और 1 दिन की तनख्वाह ले जा। लेकिन जिस दिन एक आदमी ने भी हाँ बोल दी, मैं तुझे तनख्वाह नहीं दूंगा। बोले सर मैं रेडी हूं। और फ्रैंक बेडकर साहब निकले रट्टा मार के कि मुझे इतने ही डायलॉग मारने हैं। वो एक आदमी को पकड़ता था, डायलॉग मारता था, पहला दूसरा पांचवा छठा आठवां 10वां कोई ना कोई हाँ बोल देता था। 1 हफ्ता हो गया, उसको तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि रोज एक आदमी तो हाँ बोल ही देता था। अब वो 8वें दिन बॉस के पास गया, हाँ बोलने की तनख्वाह कितनी हो? आप समझेंगे, क्योंकि उसको पहले माइंडसेट किया गया ना बोलने का, सुनने का, दैट्स व्हाई हाँ आने लगी। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें हाँ ही हाँ चाहिए। तो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत जगह पे ये शेयर नहीं करता जो आज करने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो जो कुछ छोटी छोटी बातें हुई मैं आपको बताता हूँ कि आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। आपको भी ये तकलीफें आएगी। मुझे बार बार लगता था होगा कि नहीं होगा। ये चिट्ठियां बनाने के बाद भी लगता था ये सही में चिट्ठियां खत्म होगी तो पैसे मिलेंगे। हर जगह पे डाउट था मुझे। एक मेरी अप्लाई थी साउथ इंडियन, बहुत ही अच्छा आदमी था। मैं एक दिन उसके पास गया, तब मेरी कुछ इनकम नहीं थी, 12-15 हजार रुपये महीने के आ रहे थे, हफ्ते का चेक थे उसमें। तो मैंने उसके यहाँ थाई पे हाथ रखा और मैंने बोला सर, तो लीडर तो बड़े लीडर होते हैं बड़े स्टाइल से, हाँ बोल सर बड़ा कर्जा, पैसे मिलेंगे ना यहाँ से। अब मैं तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी था, ये लीडर था। इसकी स्टाइल देखो, कितना कर्जा है, कितना कर्जा है? 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ हाथ लिया यहां से, चिल्लर है चिल्लर। आप सोचो
तब मुझे लगा कि भैया इतना तो मोटिवेट ना कर, खुद तो प्रैक्टिकल बात कर। यहाँ जिंदगी की पड़ी हुई है तो बोलता है चिल्लर में देर करोगे। आज मेरा एक ही बेटा है, उसकी कसम खा के बोलता हूँ, अगर सही एटीट्यूड के साथ मोदी केयर किया ना तो 1.5 करोड़ चिल्लर है, चिल्लर। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े बिलीव के साथ है। अब ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं काम तो करता था, गाड़ी मेरे पास स्विफ्ट थी, अब मेरे बिजनेस वाली जो कॉइन बॉक्स में जो मैंने कार खरीदी थी वही थी। अब उसके पेट्रोल के पैसे की प्रॉब्लम आने लगी। बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है तो मैं एसटी बस में जाता था, स्टेट ट्रांसपोर्ट की। फिर मुझे एसटी बस का किराया महंगा लगने लगा तो मैंने ट्रेन में जाना स्टार्ट किया। सुपर फास्ट का था 38 और मेमो ट्रेन जाती थी 13 रुपीज, 13 रुपये। मैं उस मेमो ट्रेन में जाता था। मैंने 10 साल से पानी की बोतल, मिनरल के अलावा पानी नहीं पिया था। मुझे याद है उस वक्त मैंने टीम डेवलप करते करते नल के अंदर मुंह मार मार के पानी पिया है रेलवे स्टेशन के ऊपर। मुझे भी भूख लगती थी, 70-80 रुपए बोर्ड लगे रहते थे गीता मंदिर अहमदाबाद स्टेशन पे, एक थाली का 70-80 रुपया। मैं देखता था मेरे पास 200 है, अभी कल भी जाना है, इसको बचा के रखने हैं, तो 10 रुपए के चने खाता था और पानी पी लेता था, क्योंकि भूख मिटना जरूरी है। रात को ट्रेन भी नहीं होती थी तो मैं 11-12 बजे, 1 बजे, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी बस मिल जाए इसलिए इनका अंचल साहब के वहां गया हूँ फटाफट प्रेजेंटेशन निपटा के भाग जाऊँ, ऐसा नहीं था। बड़ी शिद्दत से जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होते मैं प्रेजेंटेशन देता रहूंगा। मैं कैसे घर जाऊंगा मुझे नहीं पता है। तो 12:30 बजे से 3:30 बजे तक बस ही नहीं आती थी तो हमारे वहाँ दाहोद की बस आती थी वाया बड़ौदा। दाहोद में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, आप लोग जानते हो। अब ये बेचारे पूरे दिन मेहनत करते, पूरा पसीना बहाते, तर-बतर होते, और ये लोग बस में बैठे हुए रहते हैं, है ना। कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई थका हुआ सो रहा है। तो एक मामा मेरी लेफ्ट में सोया है, मामी राइट में सोई। मुझे भी सोना है लेकिन मैं कैसे सोऊं, मतलब ये मेरी लाइफ थी। और आगे कोई बीड़ी भी फूक रहा है, मतलब मुझे रात को भी जागना पड़ रहा था। और हमारी बसें तो आप जानते हो ना, झाकिर हुसैन से कम नहीं होती, वो आपको वैसे भी नहीं सोने देगी, तकर 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 तकर। और फिर जब मैं उतर के मेरा घर 3.5 किलोमीटर स्टेशन से पार है। अगर मैं ऑटो करता हूँ तो रात को 1.5 गुना किराया लगता है। मैं चलते हुए घर पे आता था और बीच में जो बाइक वाले आते हैं उनको हाथ करता था। मतलब 10 बार मैं चल के घर पहुंचा था, जिसमें मुझे याद है 2-3 बार किसी बाइक वाले ने बिठा लिया था। भला हो उसका, भगवान उसको जीबीडी बनाए। तो मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम जो नखरे करते हैं ना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, सारा प्रॉब्लम में तो डबल भागना पड़ेगा। प्रॉब्लम में तो हम घर पे नहीं बैठ सकते। कुछ लोग बहानेबाजी करते, डिप्रेशन में तो 2 पैक मारने पड़ेंगे, डिप्रेशन बड़े डिप्रेशन में पैक मारने के बहाने से ढूंढता है साले। तुझे कौन सा डिप्रेशन में, डिप्रेशन में तो डबल काम करना, बाहर आ जाएगा, है ना। मतलब देखिए, जो प्रॉब्लम में है उन्हीं के तो काम करना है, जो प्रॉब्लम में नहीं है वो काम नहीं करता। तो बात समझ में आती है। लेकिन जो प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम को गाए रहता है, तो प्रॉब्लम ही बढ़ने वाली है। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि तू जिस चीज को फोकस करेगा वो बढ़ेगी। तो अगर सक्सेस को फोकस करेगा सफलता बढ़ेगी, और तू फेलियर को फोकस करेगा, प्रॉब्लम को फोकस करेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। अब चेक तो आ नहीं रहा है, 12,000 आ रहे हैं, उसके सामने तो खर्चे बहुत सारे हैं। अब मैं घर, वो जो रिपेयरिंग के पैसे आते थे वो भी उठा के ले जाता था, क्योंकि कार मुझे तभी निकालनी पड़ती थी जब ट्रेनिंग में जाना हो, क्योंकि कार में 5 लोग बैठ सकते। तो 5 लोगों को बिठाता था, अहमदाबाद जाता था, उनको नाश्ता चाय पानी कराता था। लोग टिकट भी कहाँ निकालते हैं, हमें ही निकालनी पड़ती है। जो धंधा समझता है वो निकलता है बेचारा, जो नहीं समझता बोलता है आप निकालो तो आता हूँ। तो 5 लोगों की 100-100 रुपये, 500 रुपये टिकट, 1000 रुपये पेट्रोल, 300 रुपया नाश्ता। और मैं, हमारा वो अकाउंट मैनेजर बैठता था अल्पेश भगत करके, मैं उसको बोलता था 2000 लेके गया था, ये ले 1800 रुपया खर्चा हुआ ये डेवलपमेंट का, और ये 200 रुपये वापिस पकड़। वो डायरी में लिखता था। एक दिन उसने टैली में से 2 प्रिंट आउट निकाली, टैली मतलब अकाउंट, कंप्यूटर में अकाउंट जो लिखते हैं, उसने लिखा हुआ था कि मुझे 7 महीने हो गए कंपनी में और मैंने खर्चा कितना किया। बोला सर आपको पता है 7 महीने में आपने कितना विड्रॉल किया? मैंने बोला नहीं सर, आपने 2,75,000 का खर्चा किया 7 महीने। तो मैंने बोला सो व्हाट? बोला सर आपको ये पता है आपको कितना चेक आया? मैंने बोला नहीं। तो उसने दूसरी प्रिंट आउट दी, आपको 2,25,000 आया अभी तक। तो मैंने बोला सो व्हाट, तो क्या है? उसने बोला सर आप पहले ऑफिस में 12 बजे आते थे और 5 बजे घर चले जाते थे, मैंने आपकी लाइफ देखी हुई है। आज आप सुबह में 5 बजे आते हो और 11 बजे फिर घर से निकल जाते हो, और उसके बावजूद भी आप 7 महीने के बाद 50,000 रुपए लॉस में हो। तो मैंने बोला, तो बोले आपको नहीं लगता कि ये धंधा छोड़ देना चाहिए?
ये कौन बोला था? मेरा वो मैनेजर, अकाउंटिंग जो हेड है। मैंने बोला बेटा इसीलिए तो तू आज भी जॉब कर रहा है और मैं बॉस। क्योंकि जो चीज मुझे दिखती है ना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ाई का मतलब ही विजन है। अगर मुझे पता नहीं है कि मैं जो आज कर रहा हूँ 5 साल के बाद कहाँ खड़ा रहूंगा, तो मुझे वो आज करना ही नहीं चाहिए। आज के लिए आज कर रहा हूं तो मैं मजदूर से कम भी नहीं हूं। मजदूर खड्डा इसलिए खोदता है कि शाम को 200 रुपए मिल जाए, 300 रुपए मिल जाए। और विजनरी आदमी 5 साल के बाद की सोचता है कि मैं आज खड्डा इसलिए खोदूंगा कि 5 साल के बाद मुझे पैसे के लिए काम करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। एग्जैक्ट 19 महीने के बाद मैंने उसको फिर बोला आप टैली में ओपन करना। क्या था पता है? 1 महीने की मेरी इनकम थी 5,30,000 महीने की, और मेरा उस महीने का खर्चा 30,000। आज मेरी इनकम है 15 से 20 लाख। 2-3 अकाउंट जैसे फैमिली के मिला दे तो मेरे 18-19 लाख इनकम है, और एक अकाउंट में 14-15 लाख है, और मेरा खर्चा है 30,000 नहीं है, और एक ड्राइवर की सैलरी जाती है बस। खर्चा उतना ही है। खर्चा सुरेखा मैम का भी उतना ही है, 75 लाख के बाद भी, जो मेरी अपलाइन। महीने का 75 लाख महिला कमाती है, महिला लेडी। तो मैं और आप क्यों नहीं कमा सकते? और उनकी टीम में मेरे जैसे कई लोग आ गए जिनको वो जानती नहीं थी। मेरी और आपकी टीम में भी ऐसे कई लोग आ जाएंगे जिसको हम जानते नहीं है। टेंशन मत करो ना, आप लगे रहो बस। मुन्ना भाई लगे रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगे रहना छोड़ देते हैं इसलिए प्रॉब्लम पड़ती है। हम लगे रहना छोड़ते हैं इसलिए आत्मविश्वास टूटता है। हम लगे रहना छोड़ते हैं इसलिए हम नेगेटिव होते हैं। लगे रहना जिसने नहीं छोड़ा उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, ये हमेशा आता है। फिर मेरी ये बारी आई, मेरे पास पैसे आ ही नहीं रहे थे। 7 महीने हो गए, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, एक एक करके सोने की चीजें बेच रहा हूँ। ट्रेनिंग में जाना, एक अंगूठी बेची, और 17 लोगों को लेके गया बॉम्बे। जनरल कोच में बैठ के जाता था। जनरल कोच में आपको पता है ना, जगह ही नहीं होती, और 2 बाथरूम के बीच में सोने को मिलता है, क्योंकि वहां वो घासली रहती है पुराने कपड़ों वाली। अब वहां सोने का प्रॉब्लम ये है कि पूरी रात लोग टॉयलेट में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या धो के आते हैं, लेकिन वो ऐसे करके, हाँ, वो सीधा हमारे मुंह पे लगता था। हम सोते ऐसे करते थे, फिर भी नहीं जागता था, क्योंकि मुझे तो सुबह जाना है भैया, मेरी नींद जरूरी है। अगर मैं 4-5-6 घंटे नहीं सोया तो कल मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। तो मैं सोचता नहीं था मैं कहाँ सोया हूँ, लेकिन सोता जरूर था। कई बार वो जनरल कोच में जो लोग 2 साइड बैठते हैं ना, उनके पैरों में सो जाता था। और लोग साले इतने हरामी होते हैं, उनको वो भी हजम नहीं होता था, वो लात मारते थे ये खड़ा हो जाए थोड़ा उसको चुभाए तो। देखो हमारे वहां कोई वैल्यूज नहीं है एक्चुअली। ये दुख की बात है कि माँ या बाप भी बेटे को ये सिखाते हैं, अगर सीट में बैठे ना, अरे ऐसे बैठ जा, ऐसे बैठ जा, कोई बैठ जाएगा, ऐसे बैठ जा, ऐसे पूरा फैला देगा बच्चे को। अरे भैया, जब कोई खड़ा है तो तुझे दया आनी चाहिए कि बेटा उनको बैठने दो अंकल को प्लीज। आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? यही कि किसी को जगह नहीं देनी है, या ये सिखाना चाहिए कि बेटा किसी को जगह देनी है लाइफ। थोड़ी सी तकलीफ हमें भले हो जाए, लेकिन अगर किसी को अच्छा फील होता हो तो उसको करवाओ यार। ये भी एक मजा ही है लाइफ में। और ये नशा जिस दिन आ गया ना, तो लाइफ में बाकी के नशे की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा नशा है, इसको पाल के रखिए। एक दिन ऐसा आया भैया मेरी लाइफ में कि आखिरी एक ही गहना बचा था, वो था मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र तक मैंने बेचा बिजनेस को डेवलप करने। ये क्यों बेचा पता है? मेरे वहां 70% प्रेग्नेंट वाला केस होता नहीं, या तो है या तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं जिसमें पढ़ा हूं बात खत्म। और उसके बाद जब मैं मंगलसूत्र बेचने की बारी आई, मेरी वाइफ ने पहला ऐसा गहना था जो देते देते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला सोनल, उसका नाम सोनल, तू चिंता मत कर, मैं तुझे 5 किलो सोना ला के दूंगा। अब मुझे नहीं पता वो मेरे ऊपर तब कितना भरोसा करती थी। वो सोचती होगी कि 5 किलो छोड़, अभी यही बचा ले। ऐसा भी बोला उसने, राइट? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे दिया जरूर था। मैं वो बेच के आया। मैं आपको बता दूं, 4 साल से हर महीना कम से कम 1 लाख का सोना हम खरीदते। 4 साल से कम महीने का 1 लाख का सोना हम लोग खरीदते। 2 लाख म्यूचुअल फंड में जाते हैं। आप सोचिए, एवरी मंथ। ये हमारा इतना सेविंग तो है ही है। मतलब आज ऐसा कोई गहना नहीं है जो मेरी वाइफ के पास ना हो। कब? जब उसने मंगलसूत्र बेचा था। अगर वो नहीं बेचती तो मैं डेवलप नहीं कर पाता, मेरी भी लाइफ खराब हो जाती। मैं भी, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना आदमी को काम करने के लिए।
कई लोग बेचारे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ जल्दी जॉब मत छोड़िए, आप जॉब कंटिन्यू कीजिए और 2-3 घंटे ईमानदारी के साथ काम कीजिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग जॉब करके आते हैं उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ के आए और उनको लगता है कि अब जॉब के बाद क्या काम करेंगे। थोड़ा तो यार आदमी को थोड़ी लाइफ होनी चाहिए कि नहीं। कुछ लोग बोलते सैटरडे संडे तो बिल्कुल हम काम ही नहीं करते, सैटरडे संडे एंजॉय एंजॉय। हम पूछते ये एंजॉय मतलब क्या एंजॉय, बोले नहीं बस मजा करने का। हम पूछते अकाउंट में पैसे कितने, तो बोले 1515 रुपये। अभी कैसे एंजॉय करते मुझे नहीं पता। संडे ऐसे एंजॉय करने का क्या मतलब आया ना, खींच खींच के एंजॉय करे, हर चीज के प्राइस देखनी पड़े, खाने में प्राइस देखनी पड़े, मूवीज के अंदर हम वो टॉकीज के अंदर ना जा पाए जो सबसे लेविश हो। हम वहां जाए कि यार इसकी 100 रुपए टिकट है इसमें जाते हैं, ये 200 वाली में नहीं जाना। सीट भी पसंद करे तो आगे की रो की करे। अब यहाँ ये मीटिंग में आगे की रो अच्छी है, लेकिन जब पिक्चर देख रहे हो तो पीछे की रो है ना। तो मैंने कभी भी मेरी लाइफ में बालकनी, अपर बोलते हैं अपर क्लास, मैंने पूरी लाइफ में आज मेरी जितनी, मैं गरीब था या अमीर था दोनों कंडीशन में मैंने आगे मूवी नहीं देखी कभी। देखनी है तो पीछे देखनी है, नहीं तो नहीं देखनी है। मैंने कभी मतलब कहना भी कोई गलत नहीं, मतलब डुप्लीकेट सोना नहीं पहना मैंने आज तक लाइफ में, या तो नहीं पहनना है, आज भी नहीं पहनता। मेरी वाइफ कितनी बार बोलती है कि आपके गहने पड़े हुए आप साल में एक बार भी नहीं पहनते, आप दिवाली में भी नहीं पहनते। मैं बोलता हूँ मेरा गहना मैं ही तो हूँ, इससे बड़ा कोई गहना है? नंग दिखा है आपको? ये सब नंग है। तो अपने आप को ही नंग बना लो, पूरी दुनिया याद करेगी और वैसा ही बनना चाहिए। तो एनीवे मंगलसूत्र भी मैंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बेचा था और फिर मेरी इनकम महीने की 5 लाख हुई, 7 लाख हुई, 11 लाख हुई। फिर वो कंपनी में कुछ एथिक्स नहीं थे, मालिक प्रॉफिट ज्यादा खींचना चाहते थे, कुछ ऐसे चेंजेस लाए, मेरी इनकम वापस 3 लाख आ गई, फिर 5 लाख 7 लाख हुई, फिर कुछ चेंजेस लाए, फिर 5 लाख हो गई। फिर मैंने सोचा उसकी कुछ प्रोडक्टों में भी दम नहीं था, और जब प्रोडक्ट में दम नहीं होता ना तो आप स्टेज से इतनी एनर्जी नहीं दे सकते लोगों को, आप इतना बिलीफ, इतना आत्मविश्वास नहीं दे सकते। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो मैंने रिजाइन किया ना, मेरी पूरी टीम मेरे घर पे थी और मेरी वाइफ मेरे ऑपोज में थी कि महीने का 5 लाख आ रहा है, वो आप छोड़ रहे हो। मैंने बोला मेरे से स्टेज पे बोला नहीं जाएगा, बस प्रॉब्लम यही है, और बिना काम के पैसे लेना मेरी फितरत में नहीं है, मैं बैठे बैठे ले नहीं सकता, तो मैं नहीं लूंगा। तो बोला आप क्या करोगे? मैंने बोला मैं कुछ भी कर लूंगा। और आप सोचिए उस कंपनी के अंदर 1.5 करोड़ मुझे 3.5 साल के अंदर आए, उसके बावजूद मैं डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव था। मतलब मैं ये सोच के निकला कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। तो मैंने फिर कहीं से 25 लाख रुपए लिए, मैंने चाइना से कंटेनर मंगवाया, आरओ वाटर प्यूरिफायर, इंडक्शन स्टोव। मैंने बोला आप बिजनेस करूंगा। पहला ही कंटेनर मेरा फंसा बॉम्बे के अंदर, कस्टम के अंदर, रेट वालों ने रेड मार दी। फिर आदमी अच्छे मिलना नहीं मिलना, फिर आफ्टर सर्विस का प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधारी। 25 लाख का प्रॉफिट हुआ मेरा, लगभग 5-7 लाख पहले महीने में, लेकिन मार्केट में घुसे पड़े थे 20 लाख मेरे। और जिससे मांगता है बोला अगला माल भेजो, फिर भेजते, अगला माल भेजो तो अगला वाला देता है, मतलब मुझे 25 लाख और एक्सटेंशन के लिए चाहिए। मैंने सोचा यार इससे तो अच्छा वही था मेंबर बनाने वाला। यहाँ बिल बनाओ, स्टॉक रखो, आफ्टर सर्विस दो, आदमी को सैलरी दो, 50 लायबिलिटी रखो, लीगल डिपार्टमेंट को हैंडल करो, और वहां से ना ही तो सुननी थी, नो वाली चिट्ठी फेंकनी थी, नो ले, नो ले, नो ले, और यस वाला आ जाता था, उसको अंदर कर देते थे। हमारा काम देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि पागल को पागल मिल जाते हैं, आपको पागल बनना पड़ेगा तो पागल मिलेंगे, है ना। टीम ना अच्छी होती है, टीम ना बुरी होती है, टीम जैसे आप होते हैं वैसी होती है। तो आपको जैसी टीम चाहिए वैसे आप बन जाओ, बस अपलाइन से उम्मीद मत रखो वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा ही है, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। और आपकी दुनिया अपलाइन से स्टार्ट नहीं होती, आपकी दुनिया डाउनलाइन से स्टार्ट होती है, आपके नीचे से स्टार्ट होती है। जब भी आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको पैसा नीचे की तरफ समझाया जाता है, ऊपर की तरफ नहीं समझाया जाता कि ये वो करेगा तो तुझे इतना आएगा। बोला कभी? ये करेगा तो तुझे इतना आएगा, ये करेगा तो इतना आएगा। लेकिन हम आने के बाद कहां देखते हैं, अच्छा आपका एलपीपी बना, अच्छा आपका हो गया टाइटल, अच्छा मेरी वजह से एक लेख आपको देखना नहीं पड़ रहा है ना, तू इसलिए आया था, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था, तू तो तेरे लिए आया था सपने पूरे करने के लिए, तो आप ऊपर क्यों देख रहा है? हाँ है ना। मतलब मैं अगर बोलूँ कि सुरेखा मैम आपको कितना मिल रहा है मेरी वजह से, कितना बुरा लगेगा। मतलब माँ बाप ने हमें पैदा किया ना, वही उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है। अगर वो नहीं है तो हमारी आवाज नहीं है, चमड़ा नहीं है, वजूद नहीं है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे तो बात खत्म हो गई। सेम ये अप्लाई होती है, अगर वो नहीं होता तो हम इस धंधे में ही नहीं होते, है ना। तो सुरेखा मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, यही बड़ी एहसान की बात है। तो फिर मैंने
6-8 महीने मुरली भैया भी मेरे उस बिजनेस में साथ में थे, हमने साथ में मिलकर दूसरा वाला बिजनेस किया। फिर हमने सोचा कि यार अब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ढूंढ के लाते अच्छी कंपनी, लेकिन इस बार ऐसी कंपनी लाए ना कि जिंदगी भर देखना ना पड़े। तो यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में पहली बार मोदी केयर कर रहे हैं या पहली कंपनी है ना। अब बाकी जितने हैं उनके पास तो बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास तो बड़ा एक्सपीरियंस था कि नहीं था। 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे 3 साल में, कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी कंपनी वाला नहीं। PhD हो चुकी थी मेरी, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था मेरा। और फिर मैं बेंगलोर गया, दिल्ली गया, चेन्नई गया, बॉम्बे गया, जितनी भी अच्छी कंपनियां थी प्रोडक्ट बेस्ड, उन सारे के प्रोडक्ट खरीदे, उनके प्लान देखे, उनके मालिक के बारे में जाना, उनके मैनेजमेंट के बारे में जाना, सब कुछ। मतलब 15 दिन का हमारा यही कलेक्शन था पूरा। 15 डेज में अपनी ऑफिस छोड़ के निकल गया था, और फ्लाइट की टिकट का खर्चा 5.5 लाख, उड़ने का खाली। होटल तो हमें फ्री में दे देते थे कंपनी वाले कि भैया आ जाओ, क्योंकि हम जिसके नसीब में जाने वाले थे उनके लिए अच्छा ही था, रेडीमेड थे ना पूरे, सेना लेके ही आने वाले थे। और फिर मैंने मोदी केयर को चूज किया। एक कंपनी थी जो मुझे, एक और कंपनी पसंद आई थी, 2 कंपनियां मुझे दिल्ली से पसंद आई। मैं कंफ्यूज था क्या करूं, एक का बहुत बड़ा सक्सेस था और एक ईमानदार और अच्छी लग रही थी मोदी केयर, लेकिन उसकी सक्सेस ज्यादा थी जो दूसरी कंपनी थी। आज उसको हमने पीछे छोड़ दिया, और मेरी सोच बिल्कुल सही थी कि ईमानदार को ज्यादा साथ देना चाहिए, एथिक्स को ज्यादा भरोसा देना चाहिए, क्वालिटी को ज्यादा देना चाहिए, बाकी की चीजें बाद में होगी तो चलेगा। और 2 कंपनी में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने क्या किया, दोनों के पेस्ट लिए, दोनों के साबुन लिए, दोनों के डीओ लिए, और दोनों के पैक बना के दिए गए। दोनों के प्रोडक्ट, मैंने पैसे नहीं खर्चे थे, और वो पैक लेके मैंने अपनी वाइफ को दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही लोग बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है, मैं और आप नहीं बता सकते। 15 दिन के बाद, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मेरा बिजनेस चल रहा था, 15 दिन के बाद मेरी वाइफ मेरे पास आई और पूछा कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की। मैंने बोला नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैंने बोला आप क्यों पूछ रहे हो, तो बोले नहीं, आप कंपनी कोई भी पसंद करना, मुझे मोदी करके प्रोडक्ट लाके देना, ये मेरे घर में। मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अभी भी डाउट तो था मुझे, क्योंकि मुझे दूसरी कंपनी से प्यार था, दिमाग तो वही बोल रहा था कि वहां भी जाए। तो मैंने उसको पूछा, मैंने तुझे एक और बैग दी थी, वो कहाँ, उसका क्या हुआ। तो उसको तो उसका नाम भी याद नहीं था। बोला कौन सी, वो वाली। मैंने बोला हाँ वो। बोले वो मैंने काम वाली भाई को दे दी, वो हमारे लायक प्रोडक्ट नहीं थे, ये मेरे घर में हुआ। अब आप सोचिए, अगर मेरी जगह आप होते तो आप कौन सी कंपनी करते, मोदी केयर करते। मैंने फिर मोदी केयर किया, और आज ये हिस्ट्री है। मेरा पहला चेक 1.5-2 लाख का था, 1,45,000। मेरा दूसरा चेक 2.5 लाख का था, और वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि मेरे पास वो जो पुरानी कंपनी की टीम थी ना, वो सारी यहाँ आ गई, मुरली भैया भी थे उसमें, तो ये मुझे फायदा हुआ। अब आप कुछ देखने मत जाना, आप फ्लाइट की टिकट मत निकालना, आपके पैसे मैंने बचा लिए 5 लाख रुपये। आपको जो अच्छा लगे खुशी से आप यहाँ, वो बाल्टी है ना पहले, उसमें डाल के जाइए, मैंने आपके पैसे बचा लिए, आपके 15 दिन बचा लिए। अब जिंदगी में एक ही काम करना है कि इसके पीछे पड़ जाना है ना, लेकिन काम करना पड़ेगा। और इसमें क्योंकि आप शुरुआत में बहुत काम करते हो और पैसा कम आता है, आपके खर्चे ज्यादा होता है, पैसे कम आते हैं। पहला 1 साल ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल ऐसा ही रहेगा, ईमानदारी के साथ काम करें। 13वें महीने से आपको कंफर्टेबली आप एक अच्छा पैकेज में आ जाओगे। लेकिन लोग ज्यादा गुनाहबाग करते हैं, है ना, खास करके जो बहनें होती हैं उनको ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं कि यार एक्टिवा लेके गई, 300 का पेट्रोल, दूसरे की ट्रेनिंग की टिकट, मेरा ये खर्चा हुआ, और चेक आया मेरा 400 का। तो अगले महीने से एक्टिवा पार्किंग में, डेमो किट सोफे के नीचे, अभी धंधा नहीं करना है। अब बात तो समझिए, जब आप आम का पौधा, आम का पेड़ लगाते हो ना, तो आम आता नहीं है, फिर भी आप उसकी केयर करते हो। पहले साल आम आता नहीं, आप केयर करते हो, दूसरे साल नहीं आता, केयर करते हो, तीसरे साल नहीं आता, केयर करते हो, है ना, हेजिंग करते हो, सपोर्ट देते हो, हवा का चोगा गिरा ना दे उसके लिए आप लकड़ी का टेका देते हो उसको। और 5 साल के बाद आपके पास एक ही काम रहता है, सिर्फ आम खाना, और कोई नहीं रहता। आपको उसकी केयर नहीं करनी पड़ती, भेड़ बकरियां खा नहीं जाएगी, उसकी हाइट आ गई है, हवा का चोगा गिरा नहीं देगा, वो मजबूत बन चुका है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम गेहूं चावल की दुनिया से आ रहे हैं। बोया, केयर की, 3 महीने में आ गया, खा लिया, फिर बोया, फिर केयर की, 3 महीने में आ गया, खाया। अब जितनी बार काटोगे उतनी बार बोना पड़ेगा। मोदी केयर में एक ही बार बोया ना, फिर जिंदगी भर सिर्फ आपको फसल ही खानी है, फिर बहुत बार बोना नहीं है।
और जो नौकरी कर रहे हैं उनको हर महीना जाना है। जिस महीने आपने जाना बंद कर दिया आपकी तनख्वाह बंद। जबकि हमारे वहां ऐसा नहीं होता। 2017 में मेरा वाइफ का ऑपरेशन हुआ, वाइफ को फ्रैक्चर हुआ था। 15 जून को मेरी वाइफ का ऑपरेशन, 15 जुलाई 17 को मेरा ऑपरेशन। और फिर मैं रोजी की कसम खा के बोलता हूं, दोनों महीने मिला के लगभग 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। 20 लाख 2 महीने के काम नहीं करने। उसके बाद फरवरी 21 को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2019। और सिंगापुर क्रूज से हम लोग 20 को आए थे। 21 फरवरी को पापा एक्सपायर हुए। 20 तारीख को मेरा फ्लाइट लैंड हुआ था सिंगापुर से। हम सिंगापुर मलेशिया क्रूज में थे। 7 दिन वहां लगाए। उस महीने में मैंने 28 दिन में 1 दिन काम किया था। उस महीने मेरा 13 लाख रुपए का चेक। 28 दिन का महीना वैसे भी छोटा होता है। फरवरी महीना जो ये महीना चल रहा है, मैं लास्ट महीने की बात, लास्ट साल की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अभी बारिश में पानी भर गया था बड़ौदा में। मगरमच्छ बाहर आ गए थे बड़ौदा में। बहुत मतलब एशिया में हाईएस्ट मगरमच्छ हमारे वहां नदी में। अब ये समझो एक यही आया है। जितना कुछ लोग सोच रहे थे वही मैंने बोल दिया। तो वो तुरंत हंसने लगे कि हम यही सोच रहे थे कि एक मगरमच्छ तो यहाँ है। कोई भैया मैं मगरमच्छ नहीं हूँ, इंसान हूँ। तो उस वक्त मेरे दोस्त की होटल है, लगभग 5 करोड़ 6 करोड़ की होटल है। 3 फ्लोर है उसके। तो उसका फोन आया। वो छोटा है उम्र में मेरे से 6-7-8 साल। वो मुझे अल्पेश भाई बोलता है, अल्पेश भाई होटल आओ ना, આપણે चा नाश्तो करिए। वो पानी है तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी सामने रख देना, पानी में चल के आ जाना। तो मैं गया कार लेके, जहां तक कार जा रही थी। फिर मैं पानी में, क्योंकि मैं भी फ्री था, पूरे बड़ौदा पानी में कॉर्डन था, तो हम लोग काम कर ही नहीं सकते, तो हमें एंजॉय करना था। तो मैं तो गया बरमूडा पहन के और पानी के अंदर घुस गया। और जब मैं पानी के अंदर से गया तो उसकी होटल के नीचे के फ्लोर में पानी था। ऊपर उसने बुलाया और कुक था वहां पे। कुक उनके जो रसोई वाले थे वो फंसे हुए थे वहां पे। तो बोला यार तू गरम गरम पकोड़े बना। फिर गरम गरम पकोड़े आए। अब मैं पकोड़ा खा रहा हूँ बड़े चैन से, और वो खा रहा है। मैंने बोला हुआ क्या भैया, प्रॉब्लम क्या है? बोले 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए हर महीने कमाता हूँ, ये पूरा महीना आप होटल नहीं खुलेगी मेरी। अनाज भी सड़ के खराब हो गया, सब्जी भी खराब हो गई, और 2.5 लाख रुपए मुझे सैलरी देना ही। सारे जो उनके वहां जो नौकर स्टाफ है उनको 2.5 लाख रुपए देने, मतलब 7.5 लाख रुपए का अल्पेश भैया मुझे नुकसान हो गया। फिर भी मैं खा रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वही 1 महीना हमारा पूरा हुआ। मोदी केयर का क्लोजिंग आ गया और मेरा चेक 13.5 लाख का बन चुका था पानी में। क्योंकि बांसवाड़ा में पानी नहीं था ना, प्रतापगढ़ में पानी नहीं था, सूरत में पानी नहीं था, राजकोट में पानी नहीं था। तो बिजनेस मेरा उतना ही हुआ, पूरा 50 लाख का बिजनेस कम हुआ जो बड़ौदा में होता था, बाकी सब हो गया। तो 4 करोड़ में से अगर 50 लाख का कम होता है उससे फर्क क्या पड़ता है ना? 8 करोड़ में से मतलब 10% जितना, 10 भी नहीं, 7-8% कम हुआ बस बिजनेस, इतना ही कम हुआ। आपको ऐसा कहाँ बिजनेस मिलेगा मुझे बताइए ना। इसके बहुत फायदे हैं लेकिन लोगों को दिखते नहीं है। लोगों को यही दिखता है कि लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। लोगों को नहीं पता भैया, लोग तो हर चीज में मना करते हैं। जब कंप्यूटर आया था ना, कंप्यूटर, आपको पता है कि सरकारी बाबुओं ने हड़ताल कर दी थी कि हमारी नौकरी खा जाएगा, कंप्यूटर भारत देश में नहीं चाहिए। आज ऐसा कौन सा टेबल है जिसके ऊपर कंप्यूटर नहीं चलता ना उसके बिना। जब नोट आई थी, नोट ऑफ करेंसी, कागज की है ना नोट, तो पहले क्या चलता था? साटा पद्धति, मतलब बार्टर सिस्टम चलता था, सोना मोहरे चलती थी, राइट? सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। आप सोचिए, जब नोट गवर्नमेंट ने दी और गवर्नमेंट लिख के दिया कि मैं धारक को वचन देता हूं इतना पैसा मेरी गारंटी है, फिर भी लोग गांव में सामने गेहूं चावल नहीं देते थे। ये कागज के सामने, नाना पापा मैं नहीं मानता ये कागज को। आज कागज के लिए पूरी दुनिया मर रही है, लेकिन जब नया आया था किसी ने उसको एक्सेप्ट। आप पूछना अगर आपके घर में दादा जिंदा है, उनको ये बातें पता थी कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। पुलिस की नौकरी में लोगों को खींच खींच के घर से निकाल के ले जाया जाता था कि भैया पुलिस में नौकरी करो, देश को पुलिस की जरूरत है। बोले नहीं पुलिस में नहीं जाना, पुलिस में नहीं जाना। अभी बोले 5 लाख 10 लाख कितना बनना पड़ेगा, मुझे इंस्पेक्टर बनना है ना। करप्शन देके भी रेडी है। फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो अहमदाबाद में एक हॉल है जिसका नाम है जयशंकर सुंदरी हॉल। बहुत बड़ा हॉल है, 1000 पीपल का हॉल है। नगर पालिका ने बनाया जयशंकर सुंदरी हॉल। ये जयशंकर जो है वो मर्द था, वो नाटक के अंदर, नौटंकी जो होती है
उसके अंदर वो सुंदरी बनता था और वो इतना ब्यूटीफुल था कि पूरा देश उसके ऊपर मरता था जब वो औरत का रूप लेता था वो जयशंकर। अब क्यों एक मर्द औरत बनता था? क्योंकि लेडीज आने के लिए तैयार नहीं थी और अगर किसी लेडीज ने हिम्मत कर ली तो उसको बॉयकॉट किया जाता था, उसको नाच से बाहर निकाल दिया जाता था, जमात से बाहर कर दिया जाता था। और इसीलिए कोई भी औरत नौटंकी में या फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए रेडी नहीं थी। दादा फाल्के जिसने पहली फिल्म बनाई और फिल्म इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, दादा फाल्के जहां जहां शूटिंग करने जाते थे या नाटक करने जाते थे, लोग पत्थर मार के उसको भगाते थे। ये बहरूपिया आया, भगाओ साले को, हमारी बहन बीवियों को खराब करते हैं लोग। आज फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, उसका नाम है दादा फाल्के अवार्ड। और आज अगर आपको पता चले कि हाँ दीपिका पादुकोण आई है, इस हॉल में एक बंदा नहीं टिकेगा, अल्पेश कश्यप को सब छोड़ देगा। ये वैल्यू है हीरोइन, आया ना? तो ये चेंज है और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज भले ही पूरी दुनिया मना करती हो, कल पूरे देश को यही काम करना है। ये भी आप लिख के रखिए, पूरे देश को यही काम करना है, वो माने या ना माने। और अच्छा है लोगों को पता नहीं है कि इस धंधे में इतने पैसे हैं, अगर पता चल गया ना तो आपके हाथ में कोई आएगा भी नहीं, सारे लोग जुट जाएंगे कहीं जाके। अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे करके उसके दिमाग सेट करो, आपके पास टाइम है। मेरा जब कॉइन बॉक्स का बिजनेस चल रहा था ना, मेरा एक दोस्त है बाजू में मारवाड़ी, बेंगानी, वो जैन मारवाड़ी लोग हैं, पैसे की लेन देन हमारी बहुत चलती थी जरूरत पड़ी, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और वो लोग इतने अमीर है, मतलब 5 करोड़ का उसका घर है, ट्रकों को ऑटो को वो लोग फाइनेंस करते थे, है ना? बोली भी आप भी जानते हो, आपके भी पड़ोसी थे। आप सोचो, वो मुझे बार बार मेरे पास आता था, मैं 50 लाख दूं, 1 करोड़ दूं। मैंने बोला क्यों? बोले कॉइन बॉक्स का जो तेरा बिजनेस है ना, एसटीपीसी का, हम लोग पार्टनरशिप पे कर लेते हैं, क्योंकि ट्रक भर भर के माल आता था, मेरा उसमें भी बड़ा टर्नओवर था। उसको दिखता था बड़ा धंधा हो रहा है, बड़ा धंधा हो रहा है, तो उसको इच्छा होती थी कि साला इसमें भी मैं शेयर ले लूं। वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। आज मैं महीने का 15 लाख का चेक दिखाऊंगा ना तो भी नहीं आएगा मोदी के। अच्छा नहीं है, हमारा बिजनेस सेफ नहीं है। मतलब बड़ा पाँव की लारी लगा तो अगर अच्छी चलने लगी ना तो बाजू में दूसरे 2 ठेले लग जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे 2 ठेले लग जाएंगे। यार इसका अच्छा चल रहा है, हम भी करते हैं। अगर आपने किसी की किराए की दुकान ली, उसकी नीयत खराब हो जाएगी, अब इसको निकाल के मैं दुकान चालू कर देता हूँ, जम गई है तो, आया ना? लेकिन यहाँ आप 2 लाख भी कमाओगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि मैं भी ये करता हूँ। इतना सेफ धंधा है, सोचो ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता, परिंदा पैर नहीं मार सकता। तो लोग नहीं समझते ये हमारे लिए अच्छा है, चुपचाप कर लो। हम उसको सुमड़ी में कोमड़ी बोलते हैं, चुपचाप कर लो, किसी को पता भी नहीं चले। जब मैं 50 करोड़ अंदर कर लूंगा तब लोग बोलेंगे हाँ 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 मोदी केयर था, हो सकता है, मोदी केयर कर लो, मोदी केयर हो सकता है। तब जब मैं 50 करोड़ अंदर कर लूंगा, अभी इसको 5 साल में समझ में नहीं आया, तो ये वाली बात है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है। मार्केट इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो बचता नहीं मार्केट, राइट? लेकिन हाँ, आप पार्ट टाइम काम कीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ काम कीजिए। पता है हम लोगों की तकलीफ क्या है कि हम जॉब से आते हैं, इतने थक जाते हैं कि फिर टीवी देखना अच्छा लगता है, फिर हाथ मुंह धो के खाना खा के हम सोना अच्छा लगता है, या टीवी देखना या गप्पाटे मारना अच्छा लगता है। बॉडी में एनर्जी नहीं बचती। और आपको लगता है कि ये बात सच है कि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बचती? एक बात हमेशा याद रखना कि थकान हमारे शरीर में नहीं होती, थकान हमारे दिमाग में होती है। हमारे वहां नवरात्रा होते हैं, पता है गुजरात में। एक महिला शाम को 6 बजे ऑफिस से जॉब से आती है, 7 बजे वो फ्रेश होकर खाना बनाती है, पूरे घर वालों को खाना खिलाती है, खुद खाती है, फिर कपड़े चेंज करती है, फिर नवरात्रि में जाती है, फिर 4 घंटे बोलती है मैं पहला गई थी और लास्ट में आई। 4 घंटे वो अंदर राउंड राउंड खेलती है, पसीना वाली बाहर आती है, और फिर सुबह उठ के फिर वो जॉब पे जाती है। थकान क्यों नहीं? एक बच्चा फ्रेशर हो, एमबीए हो और जॉब पे लगा हुआ है कॉर्पोरेट में, इतनी स्टाइल मारेगा और घर पे बोले कि मम्मा बेटा दूध लेके आ, बोला ऐसे आके बैग फेंकेगा, सोफे पे लेट जाएगा, मम्मा सो सॉरी मम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ, तू जाके लेके आ। और उतने में मैसेज आता है कि प्रतापगढ़ महल देखने आई हूँ। ये हिरण्यकश्यप आप देखिए, फिर तो दूध लेने जाने के लिए जिसके पैर नहीं उठ रहे थे ना, वो हिरण की तरफ भागेगा। जो रास्ता 20 मिनट का है ना, वो 10 मिनट में तय कर लेगा। और फिर वो रात को 1 बजे तक भी बैठना है तो आज तो चांदनी रात है, कितना अच्छा लगता है, नहीं है ना? फिर उसको सब सेट हो जाएगा। यानी एनर्जी तो बॉडी में ही थी, वो सही कारण की वजह से बाहर आ गई।
राइट? मतलब इंसान और कुत्ता तो भागे तो कौन जीतेगा? कुत्ता जीतेगा। लेकिन कुत्ता इंसान के पीछे हो तो इंसान जीतेगा। तो ये पोटेंशियल होता है, वो पीछे आएगा तभी तभी पोटेंशियल बाहर आता है। अगर कंपटीशन होगी तो नहीं आएगा, तो कुत्ता आगे निकल जाएगा। तो बस हमारी लाइफ में ऐसा ही है, कुत्ता पीछे होना चाहिए तब हमारी स्पीड आती है। और दुख की बात है कि सबके पीछे कुत्ते नहीं लगते हुए। प्रॉब्लम नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है। तो आपकी एनर्जी को बरकरार रखे, एनर्जेटिक रहिए। एक बच्ची थी, पहाड़ चढ़ रही थी और उसका छोटा भाई था, वो कंधे पे था। किसी संत ने पूछा कि बेटा तू पहाड़ चढ़ रही है ये छोटे बच्चे को लेके, तुझे थकान नहीं लग रही है? किया बच्चे को, बोले कैसी थकान, ये बच्चा नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई इसका बोझ मुझे कैसे लग सकता है? मतलब भाई का स्वजन का वजन नहीं होता, मतलब सिंपल उसका कहना ये था। तो सेम जिस चीज को आप चाहते हो ना, वो कभी भी आपके ऊपर बर्डन नहीं करता। हम मोदी के को चाहते नहीं, हम जबरदस्ती करते हैं। और जबरदस्ती करते हैं इसलिए मजा नहीं आता। कॉल मिलता है तो हम डर जाते हैं, और कॉल नहीं मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। उल्टा रिएक्शन आता है। जबकि कॉल मिले तो हम खुश होने चाहिए, और कॉल नहीं मिले तो हम फ्रस्ट्रेट होने चाहिए। आया ना? लेकिन उल्टा होता है। हम अपने बॉडी को धक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं लगती, मतलब कुछ लोग नहीं बोलते मैं बिजी था, घर में काम था, घर में कुछ काम नहीं था, घर में नल में पानी नहीं आ रहा था, है ना? अब ये आदमी घर पे बैठे सोचता है कि मैं मीटिंग में जाऊं, कॉल करने जाऊं, या नल रिपेयर करूं। अब कॉल करने जाऊंगा तो ना ही सुननी है, ना सुनने से अच्छा है नल में घुसा हो। फिर बोलता है मैं घर में बिजी था, वो नल के अंदर घुसा हुआ पड़ा था ताकि काम ना करना पड़े, है ना? वो काम जो जिसका रिजल्ट उसको पहले से पता है, इसमें ना ही सुननी है। मैं क्यों जाऊं? ना सुनने के लिए तो जाना है। पैशनेट रहिए। ये ना कब हाँ में कन्वर्ट होगी, और कौन सा अल्पेश गज्जर आपकी टीम में आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब आप अल्पेश गज्जर बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है इसी हॉल में कई लोग ऐसे हो जो मेरे से पोटेंशियल हो, कई लोग ऐसे हो जो मेरे से पोटेंशियल हो, उनको खुद को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था। मैं भी धीरे धीरे बोलता था ना, मेरी अपलाइन कर्जा है, आ जाएगा ना, ये यही अल्पेश गज्जर। सब वहां होते तो ऐसे ही होते, लेकिन यहाँ आते आते मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कितने पैसे कमाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पैसे कमाते कमाते क्या बन जाओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबरदस्त बन जाओगे। आप अभी भी फोटो खिंचवा लो, आपकी चाल, आपकी स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आपकी सोच, हर चीज बदल जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा फ्रूट है ना, आपको लगेगा मैंने 7 करोड़ कमाए, वो सबसे बड़ा फ्रूट है। मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, जो मैं बन गया हूं ना, ये सबसे बड़ा फ्रूट है। क्योंकि 7 करोड़ देने के बाद भी एक बिल्डर ऐसा नहीं बन सकता। 100 करोड़ देने के बाद भी इंसान अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकता, जो मोदी केयर के थ्रू मेरी हुई है। मतलब फील्ड कोई सा भी हो, एटीट्यूड तो काम करता है ना? एक आदमी को सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है, एक आदमी को कहीं भी डाल दो उसको अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी दिखती है। कई लोग इतना काम करने के बाद भी लंबा मैसेज बोलते हैं, सर ये चावल कब आएंगे? चावल आएगा तेरा धंधा होगा। हम बिना चावल के नहीं कर रहे भैया, आएगा तो बेच लेंगे भैया, तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है ना? उसके लिए चावल हर्डल है कि ये चावल आ जाए तो धंधा चला। अरे ऐसा होता है भैया। मतलब लंबी लंबी लिस्ट भेजते हैं, सर ये कब आएगा, ये कब आएगा। मैंने बोला यार भाई, हमारे वहां गुजराती में उसको चोखा बोलते हैं, चावल को। तो सर चोखा क्या रहा उससे? मैंने बोला तेरा दिमाग चोखा कर पहले, तो चेक आएगा, चावल तो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तू यहां से चोखा हो जा, यहां से क्लियर हो जा, अगर तेरा माइंडसेट क्लियर है। अरे भैया, अल्पेश गज्जर को अलग नहीं प्रोडक्ट दिए जाते, अल्पेश गज्जर को वही प्रोडक्ट दिए गए जो आपको दिए गए, वही प्लान दिया गया जो आपको दिया गया है, वही सिस्टम दिया गया जो आपको दी गई। कोई फर्क नहीं है मुझ में और आप में। अगर आपको लगता है कि प्रतापगढ़ छोटा है तो बाहर निकलो, उदयपुर जाओ, किसने मना किया? कोटा जाओ, जयपुर जाओ, अहमदाबाद जाओ, आपको किसने रोका? धंधा है भाई, जाना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है?